ज्योतिष में प्रारब्ध यानी डेस्टिनी, राइट, और पुरुषार्थ यानी हमारा एफर्ट्स, कर्म। तो डेस्टिनी के 3 प्रकार है। एक दृढ़ यानी फिक्स, एक है अदृढ़ यानी अनफिक्स्ड, और एक है दृढ़ादृढ़ यानी वो ड्यूअल फॉर्मेट में है। शनि ग्रह को एक दंडनायक का रोल दिया गया है, यानी जो व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करते हैं उनका न्यायाधीश जो है शनि महाराज है। मतलब वो क्लास मॉनिटर। मंगल योगी रहेगा। दोष वहाँ पर होता है कि जहाँ पर लोग अपनी मन चाहे सिचुएशन जब नहीं मिलती है तो एनी हाउ उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर वो दोष का कारण बनेगा। तो कोई भी नया जो पत्रिका लेके आने वाला व्यक्ति का प्रारब्ध यानी उसकी पूर्व पुण्य कितने लेके आया है, अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में अच्छे कर्म है लास्ट बर्थ का, तो उनको आने वाले समय में आगे जाने में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सबने इस पॉडकास्ट का पार्ट 1 ज़रूर सुना होगा और मुझे यकीन है कि आप सबको ये पता चल चुका होगा कि जैसे दूसरे पॉडकास्टर्स करते हैं या जैसे दूसरे इंटरव्यूअर्स करते हैं कि वो अपने स्पीकर से सिर्फ इतना ही बुलवाते हैं कि अगर शनि इस घर में होगा तो क्या करेगा, अगर मंगल उस घर में होगा तो क्या करेगा, अगर गुरु उस फलाना घर में होगा तो क्या करेगा। सिर्फ इतनी जानकारी से आप अपना भविष्य नहीं जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सारे नक्षत्र, सारे ग्रह और सारी राशियां जब आपस में एक दूसरे के मिलाप करती हैं तब उसका जो फल उत्पन्न होता है वो आपका दिन और आपका जीवन तय करते हैं। सिर्फ एक ग्रह से वो तय नहीं होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल योग्य ज्योतिषी से मार्गदर्शन लेना चाहिए, और ऐसे ही एक योग्य ज्योतिषी जिनको आपने पॉडकास्ट के पार्ट 1 में सुना था, उन्हीं का आज पार्ट 2 सुनते हैं और जानते हैं कि इस शास्त्र को कैसे समझना होता है। जो हम लोग हमारा एस्ट्रोलॉजी का हॉरोस्कोप देखते हैं वो देखने में 2D दिखता है, बट रियल वर्ल्ड में वो एक 3D या अगर 3D से भी ऊपर कुछ अगर मैं कह सकूं तो उस लेवल का डायमेंशनल वर्ल्ड है। जो हम आँखों से ऐसे जो देख रहे हैं 2D में वो सही नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पृथ्वी है उसके आसपास हमारे जो सेलेस्टियल वर्ल्ड है, स्टार्स हैं, उसमें हमारी राशियां बटी हुई हैं, और उन राशियों में आपने जैसे थोड़ी देर पहले समझाया कि हमारे जितने भी ग्रह हैं उनको बांटा गया है। तो उसको और फाइन लेवल पे कहाँ पे डिफाइन किया गया है, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं, तो वो क्या है एग्जैक्टली? नक्षत्र जो है यानी पूरे राशि चक्र को हम लोग देखेंगे तो राशि चक्र का ही एक पार्ट है नक्षत्र। न क्षयति इति नक्षत्र, न क्षयति जो अपने स्थानों से हटते नहीं है, ओके, उनको नक्षत्र नाम दिया गया है। अच्छा, राशि का जो कंसेप्ट है ना वो तो पिछले कुछ वर्षों से आया, यानी उनको भी काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन मूलभूत रूप से पहले राशि का कंसेप्ट नहीं था। केवल 27 नक्षत्रों का ही कंसेप्ट था। अच्छा, और नक्षत्र के गणना में भी समय समय पे कम ज़्यादा हुए हैं। ओके, जैसे 27 नक्षत्र अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, तो वो पूरे ज़ोडिएक बेल्ट को 27 डिवीज़न में बांट दिया गया। मतलब 360 डिवाइडेड बाय 27। ओके, तो एग्जैक्टली प्रत्येक नक्षत्र जो है वो एक 13/20 कला का होता है। यानी हम लोग ऐसे मान के चलिए कि एक प्लॉट है, प्लॉट में अगर हम लोग 5 सोसाइटी 10 सोसाइटी का प्लॉटिंग करते हैं, तो उसी तरह से ये पूरे आकाश के अंदर ज़ोडिएक बेल्ट में 27 नक्षत्र का अभी हम लोग वर्तमान में ऐसे सोसाइटी बना के चल रहे हैं। और वो नक्षत्र नाम इसके लिए दिया है कि जो लंबे समय से जो तारे ऐसे, क्योंकि वो भी एक प्रकार का सूर्य ही है। बिल्कुल, जैसे सूर्य भी एक प्रकार का नक्षत्र का एक पार्ट माना जाएगा, और सूर्य अपनी एक गैलेक्सी को लेके चल रहा है, उसी तरह से 27 नक्षत्र है। लेकिन अभी तक विज्ञान में ये सिद्ध नहीं हुआ है कि और भी कोई गैलेक्सियाँ होगी, या तो उसमें भी कोई मानव समाज जैसी कोई रचना होगी, तो वो अभी एक समय बाकी है। लेकिन ऐसे 27 जो नक्षत्र है उनके अलग अलग संख्या है, उनमें तारा है, वो एक गुच्छा है कि उसमें तारा जो जितने तारे हैं, जैसे कहा जाता है कि भाई सतभिषा नक्षत्र के 100 तारे हैं, तो वो 100 तारों का समूह बन के एक सोसाइटी यानी एक नक्षत्र बना।
ऐसे अश्विनी, भरणी, कृतिका ऐसे 27 नक्षत्र है। तो वो नक्षत्र जो है वो स्वयं अपना प्रकाश देते हैं, यानी अपना वो फल निर्माण करते हैं। अभी जैसे हम लोग ऐसे मान के चले कि सूर्य जो स्वयं प्रकाशित है, उनका सूर्य की जो एक किरण सूर्य से जो बाहर निकलती है, उनको हमारे पृथ्वी पर आने के लिए लगभग 8 मिनट जितना समय लगता है। उसी तरह से ये नक्षत्र तो सब अलग अलग डिस्टेंस पे है, और बहुत सारे नक्षत्र ऐसे हैं कि जो आज से प्रकाश वर्ष की यानी लाइट ईयर की हम लोग अगर डेफिनेशन पकड़े तो कोई 500, कोई 1000 या कोई उससे भी ज़्यादा है। तो अलग अलग वहाँ से जो प्रकाश निकलती है वो हमारे पृथ्वी के ऊपर पहुँच रही है। और ये ज्योतिष की जो महिमा है वो इसके लिए बढ़ती है कि भाई बहुत सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे है कि अगर वहाँ पर कुछ होने वाले विस्फोट है, अगर इस समय विस्फोट होता है तो कोई 150 प्रकाश वर्ष के बाद, कोई 200 प्रकाश वर्ष के बाद, कोई 500 प्रकाश वर्ष के बाद हमें पता चलेगा। बिल्कुल। और अगर समझो अभी हमारे आकाश के साथ अगर नज़र मिला के देखें तो अगर हमारे आकाश में देखते ही अगर कोई बिखरता हुआ तारा नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि वो 100-150 साल पहले बिखरा है। उनकी प्रकाश ट्रैवल करते करते हमारे पास आ जा रही है जी। तो वो नक्षत्र है वो कांस्टेंट एक अपना लाइट हमारे मृत्यु लोक के ऊपर भेजते रहती है। हम लोग आकाश में तारे अनगिनत है। जो हमारा सूर्य एवं पृथ्वी का जो भ्रमण मार्ग है उस बेल्ट को हम लोग एक्लेप्टिक पाथ बोलते हैं, यानी क्रांति वृत्त। ओके। तो जो क्रांति वृत्त के आसपास का जो मार्ग है, यानी वो जो टिल्ट एक ओवल शेप में जो मार्ग है, उनके हम लोग ने 27 पार्ट किए हैं और उसके आसपास जो है उनको हम लोग ने क्लब किया है। बाकी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो हम लोग उसको तो पूरा का पूरा उसको कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। Correct. क्योंकि वो आप जो बोल रहे थे कि भाई जैसे 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन ऐसे अनेकों डायमेंशंस हो सकते हैं। यस। तो वो हमारे नियंत्रण के बाहर है। लेकिन हमारे जो क्रांति वृत्त के आसपास का जो बेल्ट है उसके 27 भाग करके हम लोग ने ये गणना की है। और उनमें से वो सारे नक्षत्र जो है वो ज़्यादा करके हम लोग ज्योतिष जो है वो मन से जुड़ा हुआ है, मन के विचारों को परखने का साधन है। तो चंद्र जो नक्षत्र में भ्रमण करेगा उस नक्षत्र का प्रभाव जो होगा वो हमें ट्रांसफ़र करेगा। यानी सरल शब्द में बताया जाए तो वो एक प्रकार का हमारा पोस्टमैन का कार्य करता है। लगभग मोटा मोटा एक नक्षत्र लगभग 21 घंटे से लेके 27 घंटे तक का होता है। ओके। यानी वो चंद्र उतने समय में उस नक्षत्र में भ्रमण करेगा। यानी चंद्र 13°20 कला चलने के लिए वो 21 घंटा से लेके 27 घंटा लेता है। और उस समय में जो बच्चा ने जन्म लिया हम लोग उनको बोलते हैं उनका जन्म नक्षत्र। जी। तो जो बच्चे ने जिस नक्षत्र में जन्म लिया है उसको वहाँ पर कांस्टेंट मान के हम लोग नेक्स्ट रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं कि उस नक्षत्र से चंद्र वापस कितना दूर गया, दूसरा कोई ग्रह वहाँ से पसार हुआ या नहीं हुआ, तो उसके कॉम्बिनेशन हम लोग ऐड करते हैं। जैसे सरल शब्द में आपको और डिफाइन करें तो जन्म कुंडली एक आकाश का नक्शा है जो जन्म की प्लेनेटरी पोजिशंस दिखा रहा है। उस मैप के साथ वापस वो रिदम में दूसरे स्टार्स जब आते जाएंगे उस समय पर ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। और वो नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्र के जो है वो 27 डिविजन्स बन जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने वो 27 नक्षत्र के हर एक के गुण धर्म को नोटिफाई किया है, उसके हर एक के गुण अवगुण एनालिसिस करके देते हैं। और वो चंद्र जिनका जो जन्म नक्षत्र है उनके अनुसार वो उनकी प्रेरणा मिलती रहती है। आप ऐसे समझ के चलिए कि हम लोग कई बार बहुत ध्यान से देखें तो हमारे परिवार में कुछ सर्टेन नक्षत्र की साइकिल जब रिपीट होती है उसी बार ऐसी कुछ घटना रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मित्र मंडल है तो वो कुछ दिनों पे ऐसी ही बातें करेंगे, अदर दिनों पे कुछ अलग टॉपिक को लेके बात करते हैं। तो जैसे हम लोग अचानक जैसे मैं आपको एक ज़्यादा समझ में आया उसके लिए बताऊं तो जैसे अभी आपने छाया ग्रह का हम लोग ने चर्चा की तो राहु के 3 नक्षत्र है, आर्द्रा, स्वाति और शततारका, ये तीनों राहु के नक्षत्र है। अचानक हम लोग मित्र मंडल में कहीं ना कहीं ऑकल्ट की कुछ बात करना स्टार्ट करते हैं और उसमें भी कोई स्पिरिट है या तो इधर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात है, तो हम लोग तुरंत ध्यान में जाते हैं कि आज कहीं राहु का तो नक्षत्र नहीं है। अचानक बात कुछ अलग चल रही थी और टॉपिक हम लोग ने अलग कुछ छेड़ दिया। जी। तो वो उस नक्षत्र का प्रभाव है। ओके।
तो हर नक्षत्र की अलग अलग खूबियाँ हैं और वो आप अपने ऑब्जर्वेशन से उसको नोटिफाई कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन जो नक्षत्र होगा उस दिन ऐसे ही टॉपिक के ऊपर आप चर्चा करोगे। और हो सकता है कि अगर लोग ध्यान से देखें, यही नक्षत्र की जो साइक्लिक सिस्टम है, जैसे हम लोग उनको गोचर कहते हैं, यानी गोचर यानी जो समय आप विचार करते हैं उस समय का आकाश की स्थिति, सारे प्लैनेट्स और नक्षत्रस की। हाँ जी, तो वो सभी आपको पंचांग में दिया होता है। अभी तो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशंस के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर वाले भी देते हैं। तो जो नक्षत्र की स्थिति जिस दिन बनी हुई है उसको आप वेल मेंटेन करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो नक्षत्र जब वापस रिपीट होगा तब ऐसी सिमिलैरिटी कुछ वापस आएगी। जैसे कई घरों पे ऐसा होता है कि अचानक घर में उस नक्षत्र के दिन घर का माहौल थोड़ा तंग होता है, आपसी थोड़ी अनबन होती है या बोलचाल होती है, कई दिनों पे बहुत हार्मनी के साथ काम होते हैं। तो वो अगर आपने ऑब्जर्वेशन रखा है तो उससे आपको तुरंत पता चलेगा कि भाई ये नक्षत्र है तो आज मेरा दिन अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। अभी नए ज़माने के हिसाब से मुंबई में जैसे हम लोग जो रहते हैं तो वो ज़्यादा करके हम लोग कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे घरेलू डोमेस्टिक पार्ट में देखें तो घर की काम वाली बाई, तो अभी जो लोग नक्षत्र का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो जो दिन पे वो काम पे नहीं आने वाली उस दिन घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि घर की बहुत सारी एक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। बिल्कुल। तो अगर जो लोगों ने नक्षत्र को ऑब्जर्वेशन रखा है कि भाई ये हमारे जो सर्वेंट बाय जो भी कोई व्यक्ति है वो ये जब नक्षत्र की जब कैटेगरी आती है उस दिन वो नहीं आ पाती है या छुट्टी लेती है, तो उस दिन हमें हमारा घर का काम खुद ही देखना है जी। तो वो अगर 1, 2, 4 ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पता चल गया कि ऐसा टाइम होता है तो आप पहले से प्रिपेयर्ड है, तो आने वाले टफ सिचुएशन को कैसे हम लोग ओवरकम कर सके उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। जहाँ जहाँ पर जिस नक्षत्र के रिपीटेशन से आपको सुख मिलता है तो उसको कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो नक्षत्र पे आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है कि बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस में या इवन शॉप्स वगैरह में उस दिन स्टाफ हाजिर नहीं रहेगा, कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन बनने वाली है, तो आपको हार्ड काम के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल। तो वो नक्षत्र जो है वो एक प्रकार से ऐसा है कि वो हर 27 दिन में अपना एक रिजल्ट ट्रांसफ़र करके जाते हैं और वो हमारे रूटीन लाइफ से कनेक्टेड है। दूसरा, ये एक साइक्लिक सिस्टम है कि 27 दिन में नक्षत्र वापस 28वें दिन पे वही नक्षत्र आता है। ओके। लगभग मोटा मोटा। ओके। तो वो जो आज आपने एक्सपीरियंस किया वो सेम वापस 28 दिन के बाद वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी कई बार परख होती है, कुछ लोग हम लोग उलझनों में भूल जाते हैं, हमारे मिस्टेक्स होते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने में जैसे क्या है कि वो नक्षत्र ऑब्जर्वेशन रखा कि भाई फलाना फलाना जब नक्षत्र होता है तब मेरे से कोई चूक हो जाती है, तो वो अभी पता है कि कल ही वो नक्षत्र है तो मैं आज से ही वो प्रिपरेशन करके चलूँगा ताकि मेरे से कोई खामियां ना रहे। ऐसे वस्तु में जैसे हम लोग इधर ट्रैवलिंग पार्ट को लेके है, बहुत सारे ऐसे कोई सिंसियर एफर्ट्स है। जैसे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, बहुत सारे मुंबई में या विश्व के अलग अलग प्रांतों में जो ज्योतिष के थोड़े जानकार भी है और उनको पता है कि ये दिन मेरा नक्षत्र मेरे लिए सबसे ज़्यादा भारी है, और उनकी जो कार्य पद्धति है वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बीइंग ए डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर है। तो उन लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोई भारी दिनों पे ऑपरेशंस वगैरह है वो टाल देते हैं। ओके। या तो किसी और को परफॉर्म करने के लिए बताएंगे, क्योंकि खुद का उस दिन इन्वॉल्वमेंट जो है फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी नेग्लिजेंसी रही तो किसी की जान के साथ कुछ तकलीफ हो सकती है, तो उन लोग उसको टाल देते हैं या और किसी को परफॉर्म करने बताते हैं। तो हर एक वस्तु, जैसे हम लोग क्रिकेट है तो क्रिकेट में हम लोग देखेंगे तो पूरा एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे कितने भी एक्सपर्ट प्लेयर क्यों ना हो, कभी ना कभी तो वो आउट हो जाते हैं। और अब तक के जितने भी जो प्लेयर्स हैं जो अपना पूरे मैच सेशन में या तो एंटायर ईयर में जिसका सबसे ज़्यादा पुअर ग्रेड में परफॉर्मेंस रहा है, तो वो अपना सीक्वेंस देखेंगे तो वो जब भारी नक्षत्र होगा उसी दिन उसका बैटिंग की बारी आई है, बॉलिंग की बारी आई है, तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर रहा है, और जो उसके फेवर वाले नक्षत्र आए उस दिन उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो आपके एक बिहेवियर पैटर्न और ऑब्जर्वेशन से आप मैच कर सकते हो। नक्षत्र जो है वो आपको कंपलसरी कुछ हरा रहे हैं या अच्छा बुरा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो एक फोर्स है। अगर आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन के अनुसार वो फोर्स मिल जाता है तो आप उसमें फ्लोटिंग करके बाहर निकल जाते हो। अगर वो अगेंस्ट में है, हवा हमारे से विपरीत चल रही है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं और बड़े हमारे जो दिशा में जाना है
उस विरुद्ध दिशा में अगर हवा का प्रवाह ज़्यादा है तो हमारा जो गति है वो अवरोधित होगी, और जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में अगर पवन चल रहा है तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सेम वो नक्षत्र काम करता है। वो मानव सभ्यता को अपने ऑब्जर्वेशन टेक्निक और ये शास्त्र का अध्ययन दोनों करके आप मैच कर सकते हैं। नक्षत्र जो है वो फल देने वाले होते हैं। वो अल्टीमेट वो ऐसा है कि जैसे पानी है तो पानी को जिस पात्र में रखो ऐसा आकार धारण करता है। नक्षत्र भी उसी तरह से कि जिस नक्षत्र में जो ग्रह गया वो नक्षत्र की प्रकृति अनुसार आकार धारण करता है। कोई एक नक्षत्र में गुरु अच्छा फल देता है, वही गुरु दूसरे नक्षत्र में अच्छा फल नहीं भी दे सकता है। तो वो नक्षत्र जो है अल्टीमेट वो रिसोर्स है। वो अल्टीमेट जो है वो आपको फोर्स यानी एक लाइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और वो लाइट हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में भी हो या पॉजिटिव में भी हो। तो वो नक्षत्र की ऑब्जर्वेशन जो है वो कुंडली में भी हम लोग करते हैं। बाद में जैसे कालक्रम से ऐसा पता चला कि भाई लोग नक्षत्र की गणना 27 नक्षत्रों का गणित है और उसके भी सब डिवीजन से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय हमारे आचार्यों ने सरल भावार्थ करने के लिए उसकी राशि की गणना कर दी। ओके। प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र समाते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई एक सोसाइटी है तो सोसाइटी का अगर 8-10 सोसाइटी का एक नगर बना देते हैं, करेक्ट, एक एरिया का नाम ग्रुपिंग करते हैं, वही एक भाव है। ओके। सो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। सो हम लोगों ने शुरुआत किया था जो हमारी राशियां हैं उनसे। सो पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि जो राशियां हैं उनका एक मूल स्वरूप होता है और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसमें हम लोगों ने एक एडिशन किया जो वो सारे प्लैनेट्स हैं जिनके मुताबिक वो चलती हैं। तो एक तो राशियों का खुद का स्वभाव हो गया, फिर वो प्लैनेट्स का खुद का स्वभाव हो गया। अभी हम लोग तीसरे चरण पे आए हैं जिसमें हम लोगों ने 27 नक्षत्र जो आपने बताए उनका उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दिया। तो अब तक हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स समझे हैं जिसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे एक इंसान का स्वभाव हम लोग देखते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो ये होगा कि जो हमारा पूरा हॉरोस्कोप है उसमें हर एक घर को अलग अलग चीज़ों से डिफाइन किया जाता है। जैसे लग्न को लग्न क्यों कहते हैं, यहाँ से अगर आप शुरुआत करके हमें 12 घरों का चक्कर लगा के बता पाएँ कि कौन से घर में क्या डिफाइंड है, और ये 3 पैरामीटर और चौथा पैरामीटर ये सब मिला के आप कैसे उसका विवरण करते हैं? देखिए, जैसे हमारे आचार्यों ने जीवन के तमाम जो समस्या या तो जो प्रश्न है उनको 12 भाव में विभाजित कर दिया है। तो हर भाव में से मल्टीपल अलग अलग मैटर्स को आप देखते हैं। ज़्यादा करके हम लोग लग्न को इम्पोर्टेंस इसके लिए देते हैं क्योंकि हमारा जो जन्म स्थान है यानी जो जन्म लेने का जो प्रयोजन है उनकी जो मेन रीजनिंग जो है वो फर्स्ट हाउस से काउंट होती है। तो वहाँ से हमारा शरीर देखा जाता है, व्यक्ति का जो शारीरिक स्थिति है। हमारे में जो कहावत है कि प्रथम सुख जो है वो फिजिकल फिटनेस है। तो फर्स्ट हाउस हम लोग वहाँ से व्यक्तित्व देखते हैं। दूसरे भाव में से उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य देखेंगे। तीसरे भाव से हम लोग उनके ब्रदर सिस्टर्स यानी उनके सहोदर, एक ही माता के उदर से जन्मे हुए भाई बहन का विचार तीसरे भाव से करते हैं। तीसरे भाव को कर्तव्य स्थान भी कहते हैं। उनको तीसरे भाव को पराक्रम स्थान बताते। कर्तव्य स्थान 10वां स्थान, आई एम सॉरी, क्योंकि वो कर्म है। अच्छा, पराक्रम स्थान, राइट। पराक्रम यानी वो पराक्रम हम लोग ऐसे मान के चले कि तीसरा भाव है ना, वो आपने एक एफर्ट्स किए कोई दिशा में, जब वो पराक्रम समाप्त होता है फिर वो निर्धारित करता है कि वो पराक्रम अच्छा था या बुरा। और जैसे अच्छा है तो भी आपका दृढ़ कर्म हो गया, बुरा है तो भी दृढ़ कर्म हो गया। तो वो कर्म का स्थान 10वां स्थान है। लेकिन तीसरे स्थान से हम लोग केवल पराक्रम, जैसे हमारे गीता का एक संदेश है ना कि तू कर्म की अपेक्षा मत कर, फल की अपेक्षा मत कर, तू कर्म करते जा। तो कांस्टेंट एफर्ट्स जो है वो तीसरे भाव से है। उस एफर्ट्स जो डाले गए उसका आउटपुट जो है वो 10th हाउस डिसाइड करेगा कि आपने वो कर्म अच्छे किए या तो बुरे किए, और उसके बाद में आपको परिणाम मिलता है। साथ में तीसरा भाव जो है हमारे सिबलिंग्स यानी जो ब्रदर सिस्टर्स है उनसे भी जुड़ा हुआ है। चौथा भाव है वो हमारी माता, हमारा जन्म स्थान। और ऐसा भी देखा जाता है कि भाई
जब आपका चतुर्थ स्थान खराब हो या तो उसमें अच्छे ग्रह नहीं बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़ के कहीं और जाता है। इसका मतलब? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति है तो वो जहाँ पर ही जन्म लेते हैं वहीं पे आसपास में प्रॉस्पर होते हैं, करेक्ट, ग्रो करते हैं जी, और कई लोगों को कोई कारणवश अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। ओके, यानी हो सकता है कि उनको उस समाज या सोसाइटी ने उसको वेलकम नहीं किया या ज़्यादा अर्निंग करने के लिए और कोई नेटिव पे गए। तो हमारे जैसे देश में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे थे कि अपने जन्म स्थान पे एकदम साधारण व्यक्तित्व रखते थे। कुछ समय पे वो लोग विदेश गए या अन्य प्रांत में गए और वहाँ पर वो बहुत फ्लोरिश हो गए। बिल्कुल। लेकिन जब तक यहाँ पर हमारे सामने थे तब तक एकदम साधारण स्थिति में थे। तो जो चतुर्थ स्थान है वो आपका जन्मभूमि का स्थान है। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिष में ऐसा होता है कि नियम जो है, प्राथमिक नियम बहुत ही कम है लेकिन उसके सब क्लोज अनेक है। तो जो भाव में से जो स्थिति आप देखते हैं उसका नेगेटिव पार्ट उसके 12वें स्थान से देखते हैं। यदि आपका चौथा स्थान जन्म स्थान है तो जन्म स्थान से दूर जाने का भाव यानी उसका जन्म स्थान का अभाव वो है थर्ड हाउस जो उससे 12वां है। तो कई बार ऐसा होता है कि चतुर्थ स्थान से ज़्यादा एक्टिव थर्ड हाउस हो जाता है तो वो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है, चाहे प्रोफेशन के कारण से या कोई और कारण से। तो वो चतुर्थ स्थान है वो ऐसा है कि पहले के समय में लोग ऐसा मानते थे कि विदेश जाना अपराध है, अच्छा नहीं है। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति को नसीब में अपने गांव की रोटी, घर की रोटी नहीं लिखी है वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो उस अर्थ में भी आप ले सकते हो। बिल्कुल। तो वो एक प्रकार का तीसरा भाव जो है वो बाहर की यात्रा प्रवास से भी जुड़ा है, विदेश प्रवास से भी जुड़ा है। तो वो उसमें भी हम लोगों ने ग्रेडिंग करके रखा है कि छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा या दीर्घ प्रवास यानी अनजान भूमि का प्रवास। तो हम लोग कुंडली में 3, 9, 12 भाव को विचार करते हैं कि भाई मीडियम जर्नी है तो थर्ड हाउस है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो 9th हाउस और उससे भी अननोन टेरिटरी का प्रवास है तो 12th हाउस है। तो वो चतुर्थ स्थान अगर जिनका एक्टिव है तो वो एनी हाउ अपने मातृभूमि से कनेक्टेड रहेगा। बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि क्या हमें आने वाले वर्षों में, हम लोग तो अभी पिछले 25-50 सालों से विदेश में ही स्थायी हो गए, ना वापस आने मिला है, तो कभी हम लोग वापस मातृभूमि के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं। तो वहाँ पर अगर उसका 4th हाउस एक्टिव होगा तो उनको वापस मातृभूमि में आने मिलेगा। इवन हमारे जितने भी एसेट्स हैं यानी मूवेबल, इमूवेबल, वो 4th हाउस है। चतुर्थ स्थान सुख का स्थान है, सुख की प्राप्ति। और सुख का एक बाय एंड लार्ज डेफिनेशन देखें तो जिसमें आपने खुशी या आनंद मान लिया वो आपका सुख है। क्योंकि हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करने जाएंगे तो बहुत लंबी डेफिनेशन होगी। करेक्ट। आपने जिसमें माना वो आपका सुख है। तो वो जो संतोष और तृप्ति का स्थान है वो चतुर्थ स्थान है। माता का स्थान भी वही है। पंचम भाव जो है वो आपका विद्याभ्यास का भाव है और स्पिरिचुअल अर्थ में देखा है तो पूर्व पुण्य का भाव है। लास्ट बर्थ आपका 5th हाउस से देखा जाता है, पिछला बर्थ। हाँ, ओके। यानी आपकी पिछले, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि भाई आप के कर्म पिछले कैसे रहे हैं, उस कर्म के आधार पे इस जन्म में आपको सुविधा मिलेगी। क्योंकि हमारा जो ज्योतिष में सबसे बड़ी जो एक कंट्रोवर्सी होती है प्रारब्ध और कर्म यानी डेस्टिनी और आपके हार्ड एफर्ट्स जो है। कई बार आपका नसीब आपको बहुत साथ देता है, कई बार आपने इतने सारे एफर्ट्स किए लेकिन फिर भी नसीब साथ नहीं दे रहा है तो आपको प्राप्ति नहीं होती है। तो अल्टीमेट प्रारब्ध और पुरुषार्थ जो है वो दोनों में जो भी आपकी इच्छा होती है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी नया जो पत्रिका लेके आने वाला व्यक्ति का प्रारब्ध यानी उसकी पूर्व पुण्य कितने लेके आया है। अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में अच्छे कर्म है लास्ट बर्थ का तो उनको आने वाले समय में आगे जाने में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे हम आज वर्तमान में देखा जाए तो आप कोई फाइनेंशियल एड चाहते हो, कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वो जो आपकी बैंक अथॉरिटी है वो सिबिल का स्कोर देखती है। करेक्ट। और अगर स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको XYZ अमाउंट का ग्रांट कर देगी। तो उसी तरह से हमारे कर्म के आधार पे ही हमारे संचित कर्म जमा होते हैं, वही आपका पूर्व पुण्य बनते हैं। तो अगर उनका पिछले जन्म का कर्म का खेल अच्छा है तो आपको इस समय आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा।
अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको केवल हार्डवर्क के साथ जाना है, और अगर वो हो सकता है कि आपका हार्डवर्क आपको जीता भी दे, वो फल की प्राप्ति भी कराए, लेकिन हम लोग इतना तो मान सकते हैं कि कई बार हमारा केवल पुरुषार्थ काम में नहीं लगता है, जो ब्लेसिंग्स है या डेस्टिनी है वो भी सपोर्ट में होनी चाहिए, तो ही हमारा वो समय पर काम होता है। वो 5th हाउस है। 6ठा भाव है वो आपकी स्पर्धा से जुड़ा हुआ है, कॉम्पिटिशन्स, आपके शत्रु है, रोग, कौन सा रोग आएगा वो भी 6ठा स्थान डिफाइन करता है। इवन आपका मोसाल पक्ष वो भी 6ठे भाव से देखा जाता है। 7वां भाव जो है वो आपके लाइफ पार्टनर से जुड़ा है, यानी कोई भी मेल पर्सन है तो उसको लाइफ में फीमेल कैसी मिलेगी लाइफ पार्टनर के रूप में, वो 7th हाउस डिसाइड करता है। इवन आगे बढ़ के सोचे तो आपका बिजनेस पार्टनर वो भी 7th हाउस है। ओके। जहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि मेरे अलावा पूरी दुनिया, तो वो 7th हाउस है। आपकी पब्लिक लाइफ कैसी होगी वो भी 7th हाउस डिसाइड करता है। तो आपका जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या एवं पूरा समाज जो पब्लिक लाइफ से कनेक्टेड देखा है तो 7th हाउस है। 8वां भाव जो है वो आपका आयुष्य से जुड़ा है, यानी आपकी जो लॉन्जिविटी है वो कब तक रहेगी। यानी हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले कोई भी पत्रिका की आयुष्य की रूपरेखा देखते हैं कि भाई वो कहाँ तक उनको भगवान ने आयुष्य की अवधि लिखी है। तो इसका कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि कैसे आप डिफाइन कर पाते हैं ये, मतलब किसी ग्रह को वहाँ पे रख के आप उदाहरण देना चाहते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई पहले भाव का जो स्वामी है वो कितना स्ट्रांग है, यानी आपकी फिटनेस कितनी है। 8वें स्थान का स्वामी जो है वो कितना स्ट्रांग है। आयुष्य का कारक जो ग्रह मानते हैं वो हम लोग शनि मानते हैं, यानी वो आयुष्य से जुड़ा हुआ, यानी अल्टीमेट ग्रहों के रूप में। जैसे हम लोग देवताओं के रूप में तो हम लोग बोलते हैं कि भाई जीवन लेने आते तो यमराज लेने आते हैं, तो वो तो एक देवता के रूप में हमारे है, लेकिन यमराज के भी दूत आते हैं। तो ग्रहों के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि ये आयुष्य का जो पोर्टफोलियो है वो शनि को दिया गया है। यदि 8वें भाव से शनि जुड़ा हुआ है तो आपकी एक्सटेंडेड लाइफ मान के चलते हैं। ओह वाओ। यानी वो आपको दीर्घायु बना सकता है। ओके। और शनि यदि 8वें भाव से ना होते हुए 7वें भाव से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, तो 8वां भाव आयुष्य है, तो आयुष्य का अभाव यानी आयुष्य ना होना, तो वो है आपका 7वां भाव, यानी उससे 12वां, वो नेगेटिव बताता है। तो उस तरह से हम लोग एक हमारे शास्त्रकारों ने अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु ये 3 सेगमेंट में बांट दिया गया है। और जहाँ पर एक्सीडेंटल या अनएक्सपेक्टेड है तो उसके लिए हम लोग एक योग हम लोग वेरीफाई करते हैं जिनको बोलते हैं बालारिष्ट योग। कई बार बच्चे जन्म लेने के बाद 15-16 साल की आयु के अंदर ही कोई कारण से चले जाते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड है, अनटाइमली है, तो एक बालारिष्ट योग है। उसके बाद अल्पायु यानी अराउंड 30 से 33 के आसपास, मध्यायु है अराउंड 55 से 60 के आसपास, और एबो 60 जो लोग लाइफ में आगे जाते हैं हम लोग उनको मान के चलते हैं कि दीर्घायु। तो जो लोग सुसाइड करते हैं उसका भी इसमें कुछ पता चलता है? हाँ, जरूर पता चलेगा, क्योंकि इनकी ऐसी कुंडलियों में जो 1st हाउस और 8th हाउस का जो फोर्स है यानी वो कांस्टेंट नहीं है। जहाँ पर जो लोग निराश हो जाते हैं, निराश, क्योंकि सुसाइड करना यानी हिम्मत का हार जाना। बिल्कुल। तो जब आपके शरीर के अंदर आत्मशक्ति कमज़ोर पड़ रही है तो ऐसे कुंडली के जो भाव है वो जब एक्टिवेट होते हैं, उसके ऊपर कोई डैमेज करे ऐसा कोई फोर्स है, अन्य ग्रहों की कोई ऐसी उपस्थिति है, तो ऐसे समय में लोग हिम्मत हार जाते हैं और नेगेटिव एलिमेंट्स में चले जाते हैं। तो वो उससे आप डिफाइन कर सकते हो। और उस समय पे देखते कि अगर उनके पहले भाव को कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो किसी ना किसी रूप में कोई आपका सपोर्ट में आ जाता है। अगर आप कोई फेलियर से पसार हो रहे हो, आपके अंदर डिप्रेशन की भावना है, लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से वो आप उसमें से उस जो एक भारी फेज़ है उनमें से आप बाहर निकल जाते हो। और कई बार हमारे गुरु है, हमारे माता पिता या कोई ना कोई हमें बचा लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई सपोर्टिव एलिमेंट नहीं है तो वहाँ पर फिर वो व्यक्ति कोई गलत कदम उठा लेता है। और वो कुंडली में हम लोग ऐसे देखते हैं कि 3 पैरामीटर है। एक तो हम लोग ग्रह की खुद की अपनी प्रकृति, राशि और राशि की अपनी प्रकृति, और कौन सा भाव है, यानी ग्रह, राशि और भाव ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 12 राशियां हैं, 12 ग्रह है और 12 भाव है।
ये तीनों का आपस में जो लिंक करके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उससे डिसाइड करते हैं कि भाई उनका आयुष्य फॉर्मेट जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल से बिलो है, या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। और जब भी वो अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट ऐसे दिखा रहा है कि इधर सुसाइडल टेंडेंसी है या कुछ आत्मघाती प्रवृत्ति है, तो वो कौन से समय के आसपास हो सकता है, वो चेक करने के लिए हमारे आचार्यों ने एक दशा पद्धति बताई है। तो हर एक ग्रह को अमुक अमुक वर्ष दिए गए हैं। तो आपका वो टाइमर, जैसे हम लोग फ़ोन कॉल करते हैं तो जैसे आपका एक टाइमर चालू होता है पीछे कि भाई आपने इतने मिनट सेकंड बात किया, बिल्कुल उसी तरह से वो जहाँ तक कि पहली सांसों से लेके अंतिम सांस के बीच में हम लोग जो एक कैलकुलेशन फॉर्मेट करते हैं उनको हम लोग दशा पद्धति बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दशा पद्धति के हिसाब से जो ग्रह की दशा चल रही है वो दशा आपको रिवर्स फोर्स दे रही है या पॉजिटिव फोर्स दे रही है। जब भी नेगेटिव फोर्स दे रही है और वो पाप ग्रह का भ्रमण भी चल रहा है तो उस समय पे वो ऐसी दुर्घटना घटित होने का समय होता है। तो कई बार ज्योतिषी ऐसे टाइम लाइन को चिन्हित करके पहले बताते हैं कि आने वाला उतना समय भारी है, उस समय पे आपको कोई जोखम नहीं लेना है, अलर्ट रहना है, या तो अपने बड़े लोगों के साथ परिचय में रहना है कि बड़े के क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली जब कोई बच्चा माता पिता या बड़े के सत्संग में है, उनके एक शेल्टर में है, तो नेगेटिविटी उसको कम डैमेज कर पाती है। जब वो बच्चा अकेला होता है, और ज़्यादा करके हम लोग ऐसी घटनाएं देखी कि भाई जो बच्चे विदेश पढ़ने चले गए, वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिला या तो फेलियर मिला और बड़े भी कोई साथ में नहीं है, तो वहाँ पर फिर उनको जो नहीं करने वाले कृत्य ज़्यादा और ध्यान में आते हैं और उनके पास कोई सपोर्टिव नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कई बार गलत कदम उठा देते। लेकिन ज़्यादा करके जो परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनको माता पिता या अन्य सगे संबंधियों का सहकार मिला है, कोई ना कोई सपोर्ट है, तो कम से कम वो 2 दिन डिप्रेशन में रहेगा, लेकिन कम से कम ये सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करेगा। करेक्ट। तो वहाँ पर हम लोग ऐसे बताते कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपका सत्संग संग किनके साथ है, वो संग भी कई बार आपका दुख कम करने में निमित्त बनता है, और कई बार कुसंग है तो वो दुख बढ़ा भी सकता है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ। 9वां भाव जैसे आपका आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, लॉन्ग जर्नी वगैरह डिसाइड करता है। इवन आपके एजुकेशन फॉर्मेट में जो हम लोग आफ्टर बेसिक ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो करते हैं, उच्च अभ्यास, वो भी 9वां भाव है। विदेश यात्रा, वो भी 9वां भाव है। 10वां भाव हमारे कर्म का है, हम लोग कौन सा प्रोफेशन एक्सेप्ट करेंगे, कैसे कर्म करेंगे, वो 10वां भाव है। तीसरा भाव जो मैंने बताया वो पराक्रम है जी। वहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं आया। जैसे अभी चुनाव का समय चल रहा है, बराबर, अलग अलग सेगमेंट में चुनाव चल रहे हैं, उन सबका जो रिजल्ट है वो 4 जून को डिसाइड होगा। करेक्ट। तो उसी तरह से 3rd हाउस से जो अटेम्प्ट जो स्टार्ट किया हम लोग ने प्रयास, वो अभी 3rd हाउस है। 10th हाउस यानी आपका दृढ़ कर्म जो आप कर रहे हो, और वो दृढ़ कर्म हो सकते अच्छे भी हो या बुरे भी हो, और उस कर्मों का जो फल है उससे इंसान बच नहीं सकता, वो जो है उनको भुगतनी है। इसके लिए हम लोग बताते हैं कि वो कर्म जो है उसके ऊपर सावधानी रखनी है, आपको कर्म हो सके उतने अच्छे ही करने हैं। और वो 10th हाउस है, उसके कारण आपको समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी कर्म इतने अच्छे रहे कि उनकी आज तक यश कीर्ति अमर बन के रहेगी, वो 10th हाउस है। 11वां स्थान है वो आपका लाभ का है, इच्छा पूर्तियों का स्थान है। अलग अलग डिज़ायर्स जो मन में इच्छाएं जन्म लेती है वो पूरी होगी कि नहीं, वो 11वां भाव है। 12वां भाव जो है वो भोग विलास का है और खर्च का है। उसको व्यय स्थान भी कहते हैं। व्यय स्थान भी बोलते हैं। यानी जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि भाई आपकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है, आपकी भोग शक्ति है, उतना आपका जो एक आपको ग्रेडिंग दी जाती है। तो 12वां स्थान है वो भोग विलास। अगर नियंत्रित भोग विलास है तो व्यक्ति ज़्यादा करके हेल्दी रहता है। आप अपने हद के ऊपर भोग विलास में चले गए, अनियंत्रित खर्च करते गए, व्यय का स्थान यानी तमाम प्रकार के, यहाँ की आपका लास्ट में शरीर भी नष्ट होना, वो भी एक प्रकार का शरीर का व्यय है। बिल्कुल। तो वो 12वां स्थान है। इसके अलावा 12वें स्थान में से पनिशमेंट देखते हैं। कई बार समय के अनुसार कम्युनिटी वाले, समाज के लोग आपको देश निकाला करते हैं, कम्युनिटी से बाहर करते हैं। इवन फांसी की सज़ा, जेल में जाना, वो भी 12वां स्थान से देखा जाता है। ओके। जब हम लोग समाज के विपरीत कोई कृत्य करते हैं, समाज दंडित करता है, वो 12वां स्थान है। तो तमाम प्रकार के जो दंडनीय अपराधों का जो फल है वो 12वें स्थान से।
ओके, सो अभी हम लोगों ने पूरा जो हमारा हॉरोस्कोप कैसे होता है, उसके सारे घर कैसे डिफाइन होते हैं वो देखा। मैंने एक चीज़ रिसर्च के दरमियान पढ़ी थी, वो ये थी कि एक होता है लग्न कुंडली, फिर एक होता है राशि कुंडली, फिर एक होती है भावचलित कुंडली। तो ये इतनी सारी ऐसे क्यों बनाई जाती है? मतलब उनका पर्पस होता होगा, बट वो क्या पर्पस है एग्जैक्टली? कुंडली में लग्न कुंडली जो है ना वो प्रमुख कुंडली है। Okay. उन्हीं के आधार पे अलग अलग कुंडलियाँ बनाई जाती है। जैसे चंद्र कुंडली है, चलित कुंडली है। लग्न कुंडली को वेल डिफाइन करने के लिए अलग अलग एंगल है। जैसे हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन का जैसे एक एग्जांपल ले, तो जैसे डॉक्टर को जो दर्द या समस्या को लेके निदान करना है, तो कई बार वो आपको एक्सरे के लिए, सोनोग्राफी के लिए, सीटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए सजेस्ट करते हैं। जितना उनको प्रिसिशन चाहिए उस हिसाब से वो आपको अलग अलग जैसे टेस्ट के लिए बताते हैं। उसी तरह से ज्योतिष भी, जैसे कई बार जो कोई दोष है या तो समस्या है, शरीर के कारण है तो लग्न कुंडली है, मन के कारण कोई दोष का उपद्रव हुआ है कि भाई हमारे विचार अच्छे नहीं चल रहे या बुरे चल रहे, तो वहाँ पर चंद्र कुंडली है। कई बार कन्फ्यूजिंग है कि ये मन की कारण कुछ तकलीफ हो रही है या शरीर के कारण हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग चलित कुंडली देखते हैं कि भाई वो एग्जैक्टली ग्रह बैठा है वहाँ पर, लेकिन फल वहाँ का दे रहा है। कोई ग्रह, क्योंकि बच्चे ने तो अपने समय पे जन्म लिया है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे ग्रह अमुक स्थिति में ही हो। कई बार कोई ग्रह ऐसा होता है कि एक भाव से दूसरे भाव, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने जा रहा है, तो उनके बीच का जंक्शन पॉइंट होता है संधि काल। तो वो बॉर्डर पे जैसे खड़ा है, तो वो उस बॉर्डर की इफेक्ट हो सकता है कि बाजू वाले भाव में जा रही है या तो प्रथम भाव में आ रही है। वो चेक करने के लिए चलित कुंडली देखते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जो कुंडलियों का जो प्रावधान है वो भी उसके लिए दिया गया है कि ताकि ज्योतिष जो है लग्न कुंडली के द्वारा ही निर्मित ये अलग अलग प्रकार की स्कैनिंग है। जैसे आप अपने एक परिवार में आप अपने आप को प्रमुख मान के एक अपना घर की सिचुएशन को एनालिसिस करते हो, एक अपने माता पिता के आंखों से देखते हो, एक अपने भाई बहन की आंखों से देखते हो, तो ये अलग अलग डायमेंशन से आपका व्यू है, जिससे आपका मूल चित्र है जो आपका वो आप समझ सके, इसके लिए उनका उपयोग किया जाता है। और वो बहुत ही पुराने समय से ये अलग अलग कुंडली का विचार होना जरूरी रहा है। उससे क्या होता है कि आपकी जो धारणा है, जो अनुमान है, उसको आप पुष्ट कर सके, क्योंकि जो मूलभूत दोष है वो मानसिक है या शारीरिक है या कोई अंदर रोग का उपद्रव है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए ये अलग अलग टूल्स है। तो टोटल कितने प्रकार की ऐसी कुंडलियाँ होती हैं? हमारे भारतीय पद्धति में 20 प्रकार के यानी 20 टाइप्स के अलग अलग हॉरोस्कोप है। माय गॉड। उनको वर्ग कुंडली बताई जाती है। ओके। इनके अलावा और भी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, यहाँ तक कि आपको जैसे कोई एक व्यक्ति का जीवन चरित्र है तो उसमें वर्ष कुंडली भी उपयोग में ली जाती है, पर्टिकुलर वो वर्ष के लिए उपयोगी मानी जाती है। वर्ष का भी हिस्सा करे तो वो मास कुंडली बनाई जाती है, यानी एक पर्टिकुलर के महीने की कुंडली। तो ऐसा देखा जाए तो एक ही व्यक्ति के जीवन के अंदर ये 20 वर्ग के अलावा अलग अलग लगभग मोर देन 50 से 60 टाइप की अलग अलग चार्ट्स बनती है, जो पर्टिकुलर इवेंट को ट्रैक करने के लिए बनाई जाती है ताकि आप उसको पिन पॉइंट कर सकें। दूसरा, समय जन्म कुंडली तो आपकी एक ही रहेगी, लेकिन आपके 51वें साल पे, 52वें साल पे, 53वें साल पे जो अलग से घटना होती है उसको वेल डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो कि जन्म कुंडली कांस्टेंट रखेंगे और 51वें साल की कुंडली भी साथ में कंपेयर करने के लिए रखेंगे, फिर 52वें साल की भी रखेंगे। तो उससे वो दोनों एनालिसिस करते हैं कि मूल कुंडली में और नए कुंडली में क्या क्या डिफ्रेंशिएट है, और उससे मूल हेतु है कि आपको एग्जैक्ट उस वर्ष का एनालिसिस करके देना। तो ये एक प्रकार का एडिशनल टूल है। जैसे हम लोग कैमरा से कोई भी पिक्चर देख रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा लार्ज करके जूम करके देखते हैं, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है उसके हिसाब से हम लोग उतने एक्स का मिरर या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो सेम ये वस्तु ज्योतिष में भी ऐसा ही है। ओके। और ये एक तरह से अच्छा है कि उनका मूल ये है कि आपको मूल प्रश्न को सही तरह से डिफाइन करना है, मतलब प्रिसिशन के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। ओके, सो इससे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आते हैं हमारे जो कंसर्न्स हैं, जिनको बहुत सारे लोग देखे जाता है ये है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास तब आते हैं जब वो कोई कठिनाई फेस कर रहे होते हैं। जब तक अच्छा समय चल रहा होता है तब तक कोई जाना भी नहीं चाहता है। तो अब हमारे प्रश्नों की तरफ आते हैं।
कि साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती के लिए मैं समझाऊँ तो ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह को अलग अलग कुछ काम सौंपे गए हैं। उसमें हमारे ग्रह मंडल में शनि ग्रह को एक दंडनायक का रोल दिया गया है। यानी जो व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करते हैं उनका न्यायाधीश जो है शनि महाराज है। मतलब वो क्लास मॉनिटर है। क्लास मॉनिटर है, या तो ऐसे बोले कि आप हमारा वो जो न्यायकर्ता ग्रह है, अगर वो न्यायकर्ता जो ग्रह है उनकी एक 30 इयर्स की साइकिल है, क्योंकि शनि जो राशि में है उसी राशि में वापस पुनः आने के लिए उनको 30 साल लगते हैं। यानी लगभग समझिए कि प्रत्येक राशि में वो 2.5 वर्ष रहता है। ओके। तो जब आपकी जन्म की राशि जो है उस राशि से 12वीं राशि में जब शनि प्रवेश करता है तब हम लोग बोलते हैं साढ़े साती का प्रवेश हुआ। जैसे हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में हर कोई एक समाज की व्यवस्था अनुसार हम लोग ईयरली बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसकी एक बैलेंस शीट बनाते हैं। उसी तरह से हमारा जो कर्म का लेखा जोखा है उसकी 30 सालों में एक बार शनि महाराज अकाउंट लेते हैं, यानी उसका परीक्षण करते हैं। तो जब चंद्र से 12वें राशि में जब शनि आएगा तो उन्हें हम बोलते हैं कि साढ़े साती का प्रवेश हुआ। तो वो एक राशि में जब 12वें राशि में 2.5 साल रहेगा तो वो 2.5 साल, उसके बाद वो अपनी जन्म की राशि में आएगा, यानी चंद्र जो राशि में बैठा है उसी राशि के ऊपर से शनि पसार होगा, वहाँ के 2.5 साल, और जन्म राशि से दूसरी राशि में 2.5 साल। तो 2.5 साल का 3 स्लैब हुए। तो जैसे मैं समझ रहा हूँ, मतलब आप कह रहे हैं ये कर्वेचर है, वो पहले अप द कर्वेचर जाएंगे, फिर ऑन द पीक ऑफ द कर्वेचर होंगे, जो कि आप कह रहे हैं कि हमारा जो जन्म का हमारा जो ज़ोडिएक साइन है उसके ऊपर, और फिर ऑफ द कर्वेचर। हाँ, यानी हम लोग एक मानव रचना को ध्यान में रख के अगर कल्पना करें तो जब शनि का प्रवेश होगा तो पहले जो 2.5 साल का जो पीरियड रहेगा हम लोग बोलते हैं वो माथे के ऊपर शनि का पनौती है। ओके। 3 पार्ट की है पूरे बॉडी के, एक मस्तक का है, एक छाती का है और एक पाँव का है। ये पूरे बॉडी को 3 स्लैब में है। तो जब जन्म की राशि से 12वें राशि में चंद्र जैसे शनि भ्रमण कर रहा है तो वो माथे पे है, जब जन्म राशि के ऊपर आएगा तो छाती के ऊपर है, और जब पाँव पे आएगा तो हम लोग बोलेंगे अभी आखिरी 2.5 साल बचे हैं। इनके अलावा भी 2 छोटे छोटे स्लैब आते 2.5 साल के, जब जन्म राशि से चौथी राशि में और 8वें राशि में जब शनि प्रवेश करेगा तो केवल 2.5 साल का पनौती का समय होता है, उनको हम लोग ढैया बोलते हैं। ओके। वो एक स्मॉल पार्ट है। जैसे हर कोई कंपनी में ईयरली ऑडिट होता है, फिर क्वार्टरली होता है, बराबर। तो ये सेम ऐसा है कि शनि जो है वो 30 साल में एक बार आपका कर्म का लेखा जोखा करेगा। लगभग आप समझो तो एक 90 साल की आयु अगर हम लोग मान के चले तो टोटल 90 साल में लगभग मोटा मोटा 3 बार ही हो पाएगा। और हर बार शनि जो है वो साढ़े साती आपको तकलीफ देता है ऐसा कोई मानने का कारण नहीं है। ओके। शनि जो है पिछले आपके 30 साल का कर्मों का जो हिसाब है वो जस्टिफाई करेगा। अगर व्यक्ति के अच्छे कर्म रहे, वो समाज के उपयोगी बन के रहा है, परिवार का उपयोगी बन के रहा है, तो शनि उसको फलीभूत भी करता है, क्योंकि शनि से बड़ा अच्छा शिक्षक कोई नहीं है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। तो जो व्यक्ति के कर्म सीमित है उनको शनि कोई दंडित भी नहीं करता है, उनको समय आने पर उसके कर्म के अनुसार उनको योग्य उसका प्रमाण भी देता है, उनको फलीभूत भी करता है। हाँ, जो लोगों ने अनेक लोगों की हाय बद्दुआ ली है, परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, तो ऐसे समय पे शनि उसको दंडित करता है। तो वो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि शनि हमेशा बुरा करता है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। शनि का मूल कार्य है न्याय करना। तो हमारे यहाँ पर तो शुरू से सिखाया जाता है कि आप लोगों का कल्याण करते रहो, कल्याण करोगे तो अपना भी कल्याण होगा। हाँ, रहा सवाल, बहुत सारे लोग किसी ना किसी लालचवश स्वार्थ के कारण से कई गलत कार्य करते हैं, तो उसका भुगतान भी तो करना है। तो शनि जो है वो एक प्रकार का आपका एक एनालिसिस ऐसा है कि वो व्यक्ति को और ज़्यादा मैच्योर करता है। और जो व्यक्ति ने, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को 30 साल पहले साढ़े साती आई थी और वह वापस आ रही है, तो उनके पास 30 साल पूर्व का ऑलरेडी एक अनुभव है, तो और वो 30 साल में बहुत कुछ उसने सीखा होगा, तो वो अच्छे ही काम करते गया होगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट साइकिल को उसका इतना तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो मैं कॉमन मैन्स के पर्सपेक्टिव से सोच के अगर पूछूँ,
हमारे पॉलिटिशियंस को कभी 7.5 नहीं लगती है क्या? क्योंकि हमें तो वो हमेशा आनंदी ही दिखते हैं, हमेशा लग्जरियस गाड़ी में घूमते हुए लगते हैं। नहीं, उनको भी 7.5 ही लगती है और वो दंडित भी होते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले हमारे भारत के तो स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक जो पिछले ये 8-10 साल में जो पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ है उसमें काफ़ी लोग दंडित होते भी जा रहे हैं, उनको तकलीफ भी हो रही है और प्रजा भी सतर्क होते जा रही है। तो शनि दंडित तो करता है चाहे कोई, और शनि एक ऐसा है कि कई लोग ऐसा एक गलत नैरेशन भी चलाते हैं कि शनि अपनी राशि वाले को कभी पीड़ा नहीं देता है, तो ये भी मिथक है। बिल्कुल। शनि के लिए कोई अपना पराया नहीं है। अगर अपने मकर राशि या कुंभ राशि वाले कोई व्यक्ति है, उनके द्वारा कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको भी दंडित करेगा और अन्य राशि वाले को भी दंडित करेगा। तो शनि के वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। रहा ये पॉलिटिशियन लोगों का, तो उनको भी जीवन में जो अगर गलत कार्य किए तो उसको अपराध का दंड भुगतना ही है। हाँ, हो सकता है कि अभी तक हम लोग हमारे यहाँ की समाज की व्यवस्था थोड़ी कुछ हद तक उतनी नियंत्रित नहीं थी, तो उन लोग बचते आ रहे थे। लेकिन कालक्रम जो है वो तो भुगतना ही है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या लॉयर हो या पॉलिटिशियन हो, उनको अपने कर्मों का सज़ा तो मिलती है। इसके लिए हमारे यहाँ पर हमेशा बताते थे कि भाई शनि के जो पनौती का समय है उस समय आप अपने हरि को भजिए, ज़्यादा दयालु बनिए, लोक कल्याण के कार्य करिए आप अपने परिवार से। तो वो शनि जो है वो सेवा का ग्रह है। जो व्यक्ति ने, और उसका प्रावधान भी दिया है कि अगर मान लीजिए कि जाने अनजाने में कोई कर्म हो भी गए हो तो उसका निवारण क्या। तो शनि की जब 7.5 चल रही है तो हम लोग बोलते हैं कि आप गरीबों को, पशु जानवरों को कुछ चारा खिलाइए। यहाँ तक कि आपका अगर सामर्थ्य नहीं है तो एक वाटी में आप वो गेहूँ का आटा और शक्कर मिला के चींटियों को डालिए, मछलियों को खाना डालिए। चतुष्पाद जीव है जो गाय, कुत्ता, बिल्ली, उनको कुछ फीड कीजिए। तो वो जो आप सेवा करते रहे तो उससे आपका दोष कम होगा। हमारे ये सिख परंपरा में देखेंगे तो बहुत सारे लोग गुरुद्वारा में जाके वो जूतों की सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो वो भी एक प्रकार का कैसा भाव है कि आप अपने अहम को, जो घमंड है, उसको मिनिमाइज कर रहे हो। मैंने खुद किया है वो। तो वो सेवा ऐसी है कि जहाँ पर आप अपने अंदर जो प्राउड फील कर रहे हो, जो अंदर से ईगो है, उसको आपने मेल्ट कर दिया। तो वो जैसे क्या कि आपने आई एम समथिंग को जैसे मिटा दिया तो आप ग्राउंड रियलिटी पे आ गए। तो फिर उससे आपको शनि कोई दंडित करने वाला ही नहीं है। लेकिन कई बार लोग अपने सफलता के साथ कहीं ना कहीं हवा में फूल जाते हैं और वो अपनी जो कर्तव्य है वो पथ से विचलित होते हैं, तो शनि उसको दंडित करता है। ओके। बाकी शनि का कोई ऐसा कोई नेगेटिव रोल नहीं है। राइट। सो अभी अगले चुनौती पे आते हैं जो लोग फेस करते हैं कि मंगल दोष कहना चाहिए या मंगल योग कहना चाहिए, और इसके मतलब एक्चुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं। मंगल योगी रहेगा। दोष वहाँ पर होता है कि जहाँ पर लोग अपनी मन चाहे सिचुएशन जब नहीं मिलती है तो एनी हाउ उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर वो दोष का कारण बनेगा। तो बेसिकली दोष लोगों का परसेप्शन है। हाँ, मंगल अपना काम सही से कर रहा है। मंगल अपना काम सही से कर रहा है। लोग जब ऐसा होता है ना कि अभी फॉर एग्जांपल हम लोग अभी मौसम के हिसाब से आम का मौसम चल रहा है और कुदरत हमें फल देती ही देती है, लेकिन अभी बिफोर टाइम खाने के लिए लोग कार्बाइड दे के उसको पकाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर वो मंगल दोष का कारण बनेगा, क्योंकि आम के लिए उसको योग्य रूप से पकने के लिए समय देना है। लोग बिफोर टाइम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उनके कारण वो दोष बनेगा और दोष के रूप में उनके आने वाले समय में उसको कुछ रोग या कोई गलत स्थिति बनेगी। तो वो मंगल जैसे अमंगल करता नहीं है। हम लोग हमारी पैशंस खो के बिफोर टाइम अचीव करने जाते हैं, और या तो बिफोर टाइम अचीव करने के लिए आउट ऑफ द वे वाली मेथड्स अपनाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें क्राइम फैक्टर्स के साथ जोड़ती है, और वो जो जोड़ती है तो हम लोग बोलें कि वो मंगल दोष है। बाकी मंगल योगी है, और यहाँ पर मंगल का हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि वो मंगल योग की जो धारणा है वो ज़्यादा करके शादी विवाह को लेके हम लोग ने विचार करते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जो मंगल प्रधान व्यक्ति है उनको उनका जीवन साथी मंगल के अनुरूप ही दिया जाए तो उनका माइंड प्रॉपर सेट होगा। मंगल जो है वो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ है
पुरुष या स्त्री, उनको स्टेबल करने वाला पार्ट है। अगर किसी एक व्यक्ति को उनका जीवन जरूरी जीवन साथी नहीं दिया जाएगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं से तो पूरी करेगा, उनकी फिजिकल नीड्स जो है। तो ऐसे समय में जैसे क्या है कि अगर वो उनके अनुरूप कोई जीवन साथी नहीं मिला है तो इधर उधर समाज में नज़र दौड़ाता है, तो वो समाज के अन्य लोगों को भी भ्रमित कर रहा है। हो सकता है कि कोई उनकी परछाई में आके या उनकी भावावेश में आके उनके साथ गलत संबंध जोड़ते हैं, तो वहाँ पर वो समाज में अव्यवस्था निर्माण होती है। बिल्कुल। तो वो मंगल दोष है। ओके, सो इसके बाद जो एक और बहुचर्चित टॉपिक है वो है काल सर्प। काल सर्प के दो भाग कहे जाते हैं, एक पूर्ण काल सर्प, एक अर्धकाल सर्प। जब मैंने रिसर्च कर रहा था तब मैंने एक चीज़ जानी, वो ये है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पर भारत देश की ही एक बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर थी, मुझे लगता है देश में उनसे बड़ा कोई प्लेबैक सिंगर आज तक नहीं बना है। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भी काल सर्प था। उसी प्रकार एक और नाम आया सामने कि भारत के एक बहुत जाने माने प्रधानमंत्री जी को भी काल सर्प था। तो लोगों में ये धारणा है कि काल सर्प है तो मेरा सारा नाश होगा, मेरा सब कुछ नुकसान होगा, जबकि ये दो एग्जाम्पल्स बिल्कुल विपरीत है। तो ये एग्जैक्टली माजरा क्या है? जैसे काल सर्प दोष का जो एक नाम है वो पिछले कुछ वर्षों से प्रसिद्ध हुआ। हकीकत में क्या है कि राहु और केतु दो एक्सिस है, जो एक उत्तरी छोर है और एक दक्षिणी। वो जो एक्सिस है दोनों में से किसी एक साइड में सारे के सारे ग्रह बैठे हुए, बाकी के जो हम लोग 9 ग्रह की धारणा लेके चले तो सूर्य से लेके शनि, राहु केतु के किसी एक पार्ट में चले जाए तो वो वहाँ पर ऐसा मान के चलिए कि एक नाव है, नाव के किसी एक पलड़े के हिस्से में सारे के सारे लोग बैठ गए तो दूसरा पलड़ा हल्का हो गया, बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। तो उनको हम लोग ये काल सर्प योग बोलते हैं। और उनको समझने का प्रयास करें तो राहु और केतु जो है वो दानव ग्रह है, एक प्रकार की दानवी मानसिकता रखने वाले हैं, और उनके किसी एक साइड में ग्रह चले जाने से वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों हिस्से में पाप ग्रह है। तो हम लोग ज्योतिष में एक मूलभूत रूप से एक शब्द प्रयोग किया जाता है कर्तरी दोष, यानी कैंची चलाना। बिल्कुल। जैसे किसी वस्तु को धार वाली वस्तु से काटना हो तो दोनों धार वाले हिस्सों को उसके बीच में फंसाया जाता है। उसी तरह से ये राहु और केतु दोनों शार्प ग्रह है, राक्षसी प्रकृति के ग्रह है, उनके बीच में सारे ग्रह फंस गए। तो उन्होंने हमारा एक जो पाप कर्तरी दोष था उनको ब्रॉडली नाम दिया गया काल सर्प योग। यानी राहु को अनंत काल से सर्प का मुख और केतु को उनकी पूंछ के रूप में ध्याना जाता है, तो वो नाम दिया गया काल सर्प। काल यानी समय, और ये सर्प के बीच में फंसे हुए ग्रह, बिल्कुल, तो वो नाम दिया गया है। लेकिन वो हर एक कोई काल सर्प जो योग या तो दोष है वो खराबी हो ऐसा मानना जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कई बार एक तरफा चिंतन मनन के द्वारा अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करता है। हाँ, कई बार उनका वो एक तरफा ले जाने की कोशिश में वो सफल हो पाता है और कई बार उसके कारण पूरी नया डूब जाती है। तो यहाँ पर जो काल सर्प योग वाले जो गिने चुने लोग सफल हो पाए उनकी चर्चा होती है, लेकिन अनगिनत लोग जो फेलियर हुए उनको तो कोई ग्लोरीफाई करता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो एक रिवाज है कि भाई जो जीता वही सिकंदर वाला नियम है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि काल सर्प दोष जो है ना वो एक प्रकार के दो पाप ग्रहों के बीच में फंसी हुई ग्रह स्थिति है। ऐसे बच्चों को दोनों साइड का व्यू करने के लिए हमें विवश करना है, उनको विद्या पढ़ानी है, सिखानी है, ताकि वो जीवन में जब भी ऐसी कोई स्थिति में आए तो एक तरफा निर्णय ना ले। और अर्धकाल सर्प क्या होता है फिर? उसमें सूर्य और शनि से लेकर कोई एकाध ग्रह छूट गया है, एक ही। हाँ, एक ही। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आउट ऑफ 7 प्लैनेट 6 एक बाजू है और कोई एक बाजू है और बीच में वो राहु और केतु है। तो वो यहाँ पर क्या है कि हम लोग उनको पूर्ण काल सर्प योग नहीं बोल सकते, इसके लिए वो बाकी आचार्य ने शब्द जोड़ दिया अर्धकाल सर्प योग। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें जो दोष है वो कम है? नहीं, कम है ऐसा नहीं है, वो एक ग्रह छटक गया है। जैसे हमारे एक ये पौराणिक कथा के संदर्भ में देखा है तो रावण ने ऐसा बताया था कि भाई सारे के सारे ग्रहों को अपने यहाँ पर बांध के रखा था
लेकिन वो शनि की जो सब ग्रहों को रस्सी से गांठ मार के रखा था, तो अपने बेड के साथ, अपने पलंग के साथ शनि को बांध के रखा था। शनि मंद गति का ग्रह है, वो धीरे धीरे हटते जाता है, तो एक समय आने पे शनि उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल जाता है तो वो रावण उनके ऊपर गदा या अपना आयुध का प्रहार करता है, तो शनि को पाँव में लग जाता है, तो शनि तब से लंगड़ा है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि आप कोई एक ग्रह बाहर रह गया है तो वो कोई भी एक ग्रह आपको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कर सकता। जैसे चंद्र है, वो केवल आपके विचारों का नया बीज डालने का काम चंद्र करता है। इच्छा शक्ति को जन्म हुई, और उस इच्छा शक्ति को साकार करने के लिए आपको मंगलादि ग्रह यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। मंगल आपको एनर्जी देगा, बुध आपको बुद्धि देगा, गुरु आपको ज्ञान देगा, शुक्र आपको कंफर्ट देगा, शनि आपको एफर्ट्स करने के लिए ताकत देगा। तो ये सब ग्रह मिले होते हैं। तो कोई एक ग्रह निकल जाने से आप अल्टीमेट सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ, एक होता है कि आपका कोई एक ग्रह निकला हुआ है तो वो एक थॉट प्रोसेस चालू है। जैसे हमारे घर में अगर लाइट पंखे में से कोई एक इलेक्ट्रिसिटी का बटन काम कर रहा है तो हो सकता है शायद पंखा चल रहा है, लेकिन वो पंखे से पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी अर्धकाल सर्पयोग ऐसा है कि कोई एक ग्रह जो छूटा हुआ है, तो ये सभी लोगों को एक मानसिकता बनानी है कि अगर कोई काल सर्पयोग में बच्चा उत्पन्न हो भी गया तो ऐसे बच्चों को हमेशा लाइफ के दोनों एंगल से अवेयर, सिक्के की जो दोनों बाजू है, अगर वो अपने बचपन से अवेयर कराना स्टार्ट किया तो वो बच्चा हमेशा डिसीजन लेके जाएगा। जैसे हमें माँ बाप तो पहले से ही सिखाते, भाई रोड क्रॉस करने से दाएं बाएं दोनों बाजू देखो, बराबर, लेकिन फिर भी अकस्मात तो रोड पे होते ही रहते हैं। तो जो बच्चा रोड क्रॉस करने से पहले ना दाएं या बाएं देखा है और वो अनटाइमली क्रॉस होने गया, तो हो सकता है किसी व्हीकल के द्वारा वो उसको आहत हो जाए। तो ये सेम राहु केतु का है। और ये काल सर्पयोग जो है वो कई लोग आस्था रखने वाले उसका निवारण कराते हैं, लेकिन निवारण करने में भी अल्टीमेट तो वो भाव वही है कि उनको सतर्क बनना है। जब तक हम लोग अलग अलग एंगल से जब विचार नहीं करेंगे तब तक वो दोष दूर नहीं होता है। और मेन तकलीफ ऐसा होता है कि जिनके कुंडली में ऐसी एक तरफा सिचुएशन बैठी हुई है, तो उनको अपने परिवार में से किसी अन्य लोगों का परामर्श लेना है। क्या होता है कि घर का जो प्रमुख व्यक्ति है उसको अगर काल सर्पयोग है और वो अपनी ना पत्नी की सुनेगा ना बच्चों की सुनेगा, तो वो वन वे डिसीजन है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी नाव डुबाती है, पूरी फैमिली की डुबाती है। बिल्कुल। तो ऐसे वस्तु में आप कर सकते हैं। ओके, सो एक और चीज़ आम नागरिक ने जो देखा हुआ है वो ये है कि काफ़ी लोग हमें रास्ते पे बैठे हुए मिलते हैं जो अपने आप को ज्योतिषाचार्य कहते हैं। कुछ लोग रास्ते पे ऐसे बैठे होते हैं जो एक तोता लेके बैठे होते हैं। जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि अपेरेंटली ये सब रेफ़र कर रहे हैं एक उस टॉपिक को जिसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। क्योंकि आप किसी तोते से खुलवाइए या आप 1 to 249 नंबर के बीच में कोई एक नंबर चुन के दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट जाके बताइए कि ये आज मेरा सवाल है, तो फिर वो जो हमारे सामने हॉरोस्कोप रीडर होते हैं वो उस समय का LSRD निकालते हैं और उसके मुताबिक वो अपना आगे विवेचन देते हैं। तो ये प्रश्न कुंडली होता क्या है एग्जैक्टली? एक तो जैसे जन्म कुंडली होता है, और जन्म कुंडली के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इनके मन में कुछ न कुछ प्रश्न उद्भवित होते रहते हैं। और जब हमारे पास स्पॉन्टेनियस कोई प्रश्न उपस्थित हुआ तो वो समय पे हम लोग उस समय की धारणा करते हुए प्रश्न पूछते, तो उसी समय की ज्योतिषी कुंडली बनाते, और वो स्पॉन्टेनियस जो कुंडली बनती तो वो समय के तारीख, समय और स्थल के अनुसार जो कुंडली बनती है, उस कुंडली को हम लोग उस स्पेसिफिक उस क्वेश्चन से रिलेटेड होती है। तो वो कुंडली रिफ्लेक्ट करती है कि जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है वो वाकई उस प्रश्न से जुड़ा हुआ है या नहीं। ओके। इफ सपोज अगर आपने मुझे कोई घर खरीदना है तो क्या संभव होगा कि नहीं, तो अगर वो जब कुंडली जब रखी जाती है प्रश्न कुंडली, तो उस कुंडली के अंदर घर का भाव है चौथा भाव, तो वो 4th हाउस रिफ्लेक्ट करेगा। वो कहीं ना कहीं कुंडली सिग्निफाई करेगी कि भाई आपके वो 4th हाउस रिलेटेड क्वेश्चन है। विवाह करने हैं तो आपका 7वां भाव है। तो प्रश्न कुंडली ऐसा है कि वो एकदम इंस्टेंट है। हाँ, उसमें आपको जन्म कुंडली जैसे लॉन्ग टर्म पीरियड्स वो फल नहीं देखे जाते। वो जो उस कालखंड का शॉर्ट पीरियड में जो आप डिसीजन ले सकते हैं, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, उसका विचार ये प्रश्न कुंडली में किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली
में तो जो आपने धारणा की है कि भाई जो आपका जन्म समय है वो तो आपको बड़े लोगों ने दिया है। हालांकि आप जो भी प्रश्न करता है उनको तो अपना जन्म समय बड़े लोगों ने जो दिया है वही उसको एक्सेप्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि उस समय के अंदर कोई ना कोई खामी रही है नोट डाउन करने में, कुंडली बनाने में। तो अच्छे ज्योतिषी क्या करते हैं कि जैसे ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका भी देखने देते हैं, ज्योतिषी उनकी पत्रिका के साथ उस समय की प्रश्न कुंडली भी बनाते हैं। अगर जो प्रश्नकर्ता की जो जन्म कुंडली के साथ वो प्रश्न कुंडली मैच कर रही है, उसका मतलब कि उनका जन्म का समय सही है। बिल्कुल। और दो कुंडली, एक तो वर्तमान समय की कुंडली है और एक वो जब जन्मा तभी की। हाँ। वो दोनों अगर पैरेलल मैच कर रही है तो वो प्रश्नकर्ता का प्रश्न कितना एक्यूरेट है, वो कितना उससे कनेक्टेड है मूल समस्या से, उसका भी उनको अनुमान मिल जाता है और एग्जैक्टली वो सही जवाब भी दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली अवेलेबल नहीं है, व्यक्ति को अपना जन्म का समय या रिकॉर्ड्स कुछ अवेलेबल नहीं है, तो उस समय पे लास्ट अल्टरनेट के हिसाब से उनके मन में जब सवाल खड़े हुए तब जाके उसने प्रश्न पूछे। लेकिन इसमें भी ये कंडीशन है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रश्नकर्ता ने तो प्रश्न पूछ लिया, लेकिन उस समय ज्योतिषी के पास वो कोई रेडी टूल्स नहीं थे। तो वो क्या कर लेते कि भाई आपसे कोई एक नंबर की धारणा कर रहा था कि भाई आप एक से, आपने जैसे बताया 249 के नंबर का कोई मुझे प्रश्न दे दो, फिर मैं घर जाके या अपने फुर्सत से जब कुंडली बना के देखूंगा तो उस समय वो जो नंबर दिए है उसके ऊपर गवर्निंग जो राशि अंश कला है वो उसको लगना मान के वो जब सॉल्व करने बैठेगा उस समय भले रात को 12 बजे हो तो 12 बजे के ग्रह उसमें प्लॉट करके वो आपका सवाल का जवाब देगा। तो वो बेसिकली प्रश्न कुंडली ऐसा है कि वो एक इंस्टेंट आपका वे ऑफ आंसरिंग मेथड है। ज़्यादा करके ज्योतिषी अगर समझो कि वो अवेलेबल है तो आपने जैसे ही प्रश्न पूछा उस समय की कुंडली बना के जवाब दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने तो प्रश्न पूछ लिया लेकिन उस टाइम वो ज्योतिषी ऑन द वे है या तो वो उनके पास रेडी टूल्स नहीं है, तो आपके पास वो नंबर की धारणा करके वो बाद में भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो प्रश्न कुंडली एक रेडी आपका टाइमलाइन मेजरमेंट है और उस हिसाब से आपकी जो विचार आपको सफलता देंगे या उसमें आपकी इच्छा को फलीभूत करेंगे या निष्फलता देने वाले, वो प्रमाणित करने का एक अल्टरनेट माध्यम है। ओके। अच्छे ज्योतिषी दोनों वे से ट्रैक करेंगे, जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली। ऑल राइट। सो एक और चीज़ जो पता चली वो ये है कि कुछ ग्रह को कहते हैं कि ये ग्रह इस राशि में या इस घर में ऊंच के होते हैं और इस राशि में नीच के होते हैं। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है और इससे मैनिफेस्टेशन क्या होता है? हर एक ग्रह का एक कंफर्ट जोन है। ओके। तो जैसे एस्ट्रोनॉमिकल बताया कि जो ग्रह अपने भ्रमण मार्ग में सबसे डिस्टेंस वाले जो प्लेस पे जाता है वो उनका नीच का स्थान होता है, डिस्कम्फर्ट। हाँ। और जहाँ पर वो एकदम क्लोजेस्ट पोजीशन पे जस्ट जाते हैं तो उनका वो उच्च का स्थान है। तो वो उच्च का ग्रह यानी एक प्रकार से उनके पास अधिकार, एक पावर मिलने वाला स्थान है और वहाँ पर वो ग्रह अपने एक्चुअल टेम्परामेंट के साथ होता है, फुल फ्लेज, यानी उनके जो भी प्रकृति है वो उसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट है। जब वो नीच वाले स्थान पे होता है तो वो एकदम खाली है, यानी हम लोग एक फुल्ली बैटरी चार्ज और एक डिस्चार्ज, वो जो हम लोग गैप करते हैं। तो हर ग्रह की अलग अलग ज़ोडिएक बेल्ट में अलग अलग राशि का जो बेल्ट है, जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च का बन जाता है और वही मेष राशि में शनि नीच का बन जाता है। और हम लोग ऐसे धारणा करके चलते कि भाई सूर्य और शनि दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में आपसी अनबन है। तो सूर्य उजाले का ग्रह है, शनि अंधेरे का ग्रह है। जहाँ पर अंधेरा होगा वहाँ पर उजाला नहीं होगा, जहाँ पर उजाला होगा वहाँ पर अंधेरा नहीं होगा। तो उसके लिए सूर्य मेष राशि में जो है उच्च का माना गया है और वो जो उच्च का सूर्य रखने वाला व्यक्ति है उनका प्रभाव, तेजस्विता, उनके संकल्प शक्ति वो बहुत ही अलग ही होती है। और जहाँ पर वो ग्रह जो नीच का हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग उनको बोलते हैं अधम कक्षा, यानी उनके पास कोई योग्यता नहीं है। तो ऐसा ग्रह ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करवाता है। उच्च के ग्रह भी बहुत काम में आते हैं, नीच के ग्रह भी अमुक प्रकार के कार्यों में सहयोगी होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में दक्षिण भारत के बहुत सारे पंडित लोग ऐसे बोलते हैं कि
उच्च के ग्रह ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ऐसा अभी के वर्तमान के कुछ आचार्य का मानना है। उच्च के ग्रह है वो आपको नीतिमत्ता, उच्च संस्कार, सभ्यता, एथिक्स देते हैं। नीच के ग्रह है वो सब कुछ एक्सेप्टेड है। ओके। तो उन लोग अभी जो सक्सेस का जो मापदंड, अभी पिछले अलग अलग जन समूह में ऐसे मापदंड देखा जाता है कि लोग ऐसे समझ के चल रहे हैं कि कुछ भी हो, बस व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए। बिल्कुल बराबर, चाहे वो हक का है या हराम का हो। तो ये वस्तु में नीच के ग्रह है, वहाँ पर कोई छुआछूत नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पर जैसे क्या है कि जो लोग इधर करप्शन है, आउट ऑफ द वे काम करना है, तो उसमें वो नीच का ग्रह तो आपको गाइडलाइन देता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति के पास ये सारी वस्तु जो है, एक आसुरी संपत्ति मिलना, प्राप्त करना सहज हो जाएगा। तो उन लोग उसको अच्छा मान रहे हैं। तो वो हो सकता है कि अभी हम लोग, आपने जैसे बताया कि कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उसका कारण है कि उनके पास भरपूर संपत्तियां हैं। तो वो नीच के ग्रह के कारण भी हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि वो हो सकता है कि उन्हें आउट ऑफ द वे है, लेकिन हम लोग तो ज्योतिष का एनालिसिस, या आप ऐसे बताइए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट साल ख़त्म होने पर एनालिसिस करता है, बैलेंस शीट बनाता है। तो उसमें तो वो जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी के हिसाब से ही होगा। तो आपके हो सकता है कि जीवन के पहली सांस और अंतिम सांस के बीच में जो कालखंड में अच्छे या बुरे कर्म किए, जो बुरे कर्म है उसका भुगतान तो करना ही करना है। हाँ, समय के हिसाब से हम लोग अभी हमारे एक वर्तमान में ऐसे देखा जाए ना, तो ये ऐसा लोग क्यों सोचने के लिए प्रेरित होते हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल है कि हमारे मूवीज़ के अंदर 3 घंटे की मूवी है, उसमें आप अधिकतम समय देखो तो 3 घंटे के मूवी के अंदर 2.25 घंटा विलन राज करता है और हीरो मार खाते रहता है, और आखिरी के 15 मिनट में हीरो जीत जाता है और विलन मर जाता है। तो लोग ऐसे समझते हैं कि कोई बात नहीं, 25% डिस्काउंट दे दो। अगर 2.25 घंटा अगर राज करने मिल रहा है तो कुछ भी, चाहे योग्य हो या न हो, वो लोग वो गेन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नीच के जो ग्रह है ना, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में, क्योंकि ये तो लोग ऐसे समझ रहे कि वर्तमान जन्म है, ज्योतिष में तो पहला ही मापदंड है कि वो तो पूर्व जन्म है और आने वाला जन्म भी है, कौन सी योनि में है क्या है वो अलग विषय है। लेकिन आपने वर्तमान में जो किए हुए कर्म है वो कहीं ना कहीं तो भुगतने हैं, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं। तो वो क्या है कि नीच के ग्रह कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ द वे रिसोर्स क्रिएट करने में निमित्त बनाते हैं, और उसके कारण फिर उसका पतन भी होता है। और कई बार हम लोग देखते कि आपने जैसे प्रश्न पूछा कि ऐसे व्यक्तियों को, कोई भिक्षुक है और उस भिक्षुक का आपने 100 रुपया दान में दे दिए, ऐसे भिक्षुक भी बहुत कम मिलेंगे कि वो 100 रुपये का ढंग से खाना खाएंगे। ज़्यादा करके ऐसे भिक्षुक को भी देखेंगे क्योंकि वो बुद्धि तो ऑलरेडी भ्रष्ट हो चुकी है। वो हो सकता है कि 2, 5, 10 रुपये का वड़ा पाव या कुछ खाएगा, बाकी का 90 रुपया जुए में लगाएगा और को व्यसन करेगा, गलत काम में वापरेगा। वो 100 रुपये का अच्छा आहार ग्रहण करेगा नहीं, वापस वो भिक्षा में ही खड़ा रहेगा। तो उसका मतलब कि उनकी प्रज्ञा, यानी जो गुरु जो बोलते हैं ना, गुरु उनका अंदर उनके कर्मों के अनुसार नष्ट प्राय हो चुका है। उनके पास वो ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है कि उस पैसे का मैं सदुपयोग करूं। तो ये नीच का ग्रह का प्रभाव ऐसा होता है कि वो व्यक्ति को पतन की तरफ ज़्यादा लेके जाता है। हाँ, हम लोग ज्योतिष की टेक्निकल भाषा में हम लोग उच्च और नीच करके डिफाइन कर देते हैं। ओके, सो अभी एक ऐसे पड़ाव पे आते हैं जो इस सारे ज्योतिष शास्त्र से हम लोग आगे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वो है डेस्टिनी। तो कई लोग ये मानते हैं कि ये हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, उन्होंने हमको ये फलाना बताया था, आउटलाइन दिया था, हमने तो वो सब किया था, बट ये हुआ नहीं। कई लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल मनगढ़ंत साइंस। उसके पीछे फर्स्ट ऑल साइंस कहते ही नहीं है, वो कहते हैं कि इट इज़ ऑल मनगढ़ंत कहानियाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि इट इज़ जस्ट नॉट फ्रूटफुलनेस ऑफ टाइम। तो ये डेस्टिनी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मैंने बताया ना कि ज्योतिष में प्रारब्ध यानी डेस्टिनी, राइट, और पुरुषार्थ यानी हमारा एफर्ट्स, कर्म। तो डेस्टिनी के 3 प्रकार है। एक दृढ़ यानी फिक्स, एक है अदृढ़ यानी अनफिक्स्ड, और एक है दृढ़ादृढ़ यानी वो ड्यूअल फॉर्मेट में है। तो बहुत सारे जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति ऐसी होती है जो टोटली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो।
यानी वो अपने अच्छे एफर्ट्स के द्वारा अपने आप को वेल रिचार्ज कर सकते हैं। कई जगह पे आप जो है वो एज इट इज़ भुगतना ही है, अच्छा या तो बुरा, यानी वो उसकी फिक्स्ड है। अगर अच्छे कर्म है तो उसको अच्छे ही मिलेंगे, बुरे हैं तो बुरे, आप उसको बचा नहीं सकते। और कहीं ना कहीं हम लोग उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ऐसे 3 स्थिति में जैसे क्या होता है कि ये हमारे राशियों के जो स्वभाव, मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, चर स्वभाव यानी टोटल चेंजेबल। फिक्स्ड साइन है वो एज इट इज़, अगर अच्छा है तो भी स्वीकार करना है, बुरा है तो भी स्वीकार करना है। और ड्यूअल साइन है, उसको आप पार्शली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग कुंडली देखते हैं ना, तो आपकी कुंडली में मेजर कंटेंट यानी 12 ग्रह 12 भाव में कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। उनमें से अगर अधिकांश ग्रह यदि अगर आपके कुंडली में चर राशि में बैठे हैं तो आपको अपने आप को और मॉडिफाई करने का और विकल्प मिलेगा, यानी वो टोटल चेंजेबल है। कई बार ऐसा होता है कि अधिकांश ग्रह फिक्स राशि में और जिनके स्थिर राशि में ग्रह अधिक बैठे, ऐसे लोगों को कोई भी बात आप जल्दी से मनवा नहीं सकते, उसको मॉडिफाई करना इम्पॉसिबल है। वो तैयार ही नहीं होते क्योंकि उनके अंदर स्थिरता है। और बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं, इवन डॉक्टर्स लोग मेडिकल में जैसे हम लोग देखते हैं तो वो कभी फरियाद करते हैं कि उनको मैंने दवाई दे दी, ट्रीटमेंट दे दी, वो दवा खाने की फुर्सत में नहीं है। बिल्कुल, वो पेन झेल रहा है लेकिन वो खाएगा नहीं, तो वो उसका मतलब कि वो उसकी फिक्स डेस्टिनी है। और कई बार वो ऐसा हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे भारत के अभी अब लोग देखा है तो वो कई बार कुछ लोगों को बाय बर्थ कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है। जैसे भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री भी ऐसे भी हो गए कि भाई उनके माताश्री चले गए तो बिना योग्यता देखे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया और ऐसे उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट दी गई। तो उनका ये एक ऐसा है कि वो डेस्टिनी जो है एक अलग फॉर्म में डेवलप की। और अभी जो हम लोग एक प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो टोटली रॉ फॉर्म से आए हैं, बराबर जी। तो वो एक दृढ़ और एक अदृढ़, उनकी डेस्टिनी में लिखा था कि उनको बॉर्न विथ गोल्डन स्पून, करेक्ट, तो ऑटोमेटिक उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। और एक जो है वो चाय वाला या अलग अलग जो भी नरेशन बना है, भारत के संविधान के साथ साथ हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपने जीवन को करवट बदल के ऊपर टॉप तक लेके गए। जी हाँ। तो यहाँ पर डेस्टिनी ऐसा है कि आपको कुंडली देखने से केवल ये अनुमान लगाना है कि अगर वो दृढ़ वाला है, अदृढ़ है या दृढ़, और उनके लिए हम लोग उनको उचित संस्कार सभ्यता दे सके तो हम लोग उसको वेल डिफाइन कर पाएंगे। ओके। और हाँ, रहा सवाल जो फरियाद करते हैं, तो जो लोग ये कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते तो उन लोग के लिए सब कुछ नया है। अल्टीमेट ये किसी एक सेंटेंस या नरेशन से आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक ईश्वरीय ज्योति है, जो आपको एक डिवाइन लाइट है, जो आपके लाइफ में आने वाले सालों में एक प्रकाश डालने का काम करती है। तो उसको हमें शांति से समझना होगा। और जो बच्चे अगर रिजिड है तो उस रिजिड को भी अगर बचपन से थोड़ा आदत डाला गया तो वो कहीं ना कहीं तो थोड़े फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अग्रीड। तो अब हम लोग आज के पॉडकास्ट के आखिरी सवाल पे आते हैं। जैसे इंसानों की कुंडली होती है, ओके, वैसे ही जो मैं समझ पाया हूँ रिसर्च के दरम्यान कि देश की भी कुंडली बनाई जाती है। हाँ जी। ओके, तो उस परिपक्व में अगर बात करें तो आज की घड़ी में हमारा भारत देश अपनी कुंडली के मुताबिक कहाँ पे खड़ा है और अगले 5 या 10 साल में आप इसको कहाँ जाते हुए देखते हैं? भारत देश की जो कुंडली है उसमें हमारा जो समय लिया गया है वो भारत को जो स्वतंत्रता मिली 1947 रात्रि के 12 बजे, उनका हम लोग मूलभूत आधार पकड़ते हैं। लेकिन उसमें भी कई मतांतर है। कई लोग उसके पहले का समय पकड़ते हैं क्योंकि ऑथेंटिक रूप से देखा जाए तो वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स थे जी। तो ऐसे स्थिति में भारत का जो संविधान बना 1951 में जो बनते हुए, तो उसका भी हम लोग सपोर्टिव लेते हैं। तो अभी आने वाले समय में भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली जो मेन मान के चले 1947 की, तो उसमें ऑलरेडी अभी अच्छे ग्रहों की दशा आगे बढ़ रही है। सूर्य और चंद्र की दशा आगे बढ़ रही है। तो वो भारत को जो ग्लोरीफाई होना है, प्रॉस्पर होना है, वो कालखंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आने वाले समय में भारत की जो महिमा है पूरा विश्व के फलक पर और प्रसार होते जाएगा। अभी ये 1 मई को ही गुरु वृषभ राशि में प्रवेश किया है। ओके। गुरु के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि गुरु
जो भाव में या जो रास्ते में जाता है उनको प्रॉस्पर करता है, उसको एक्सपांड करता है। तो अभी भारत देश की जो कुंडली है उसमें पहले ही भाव में, तो पहला भाव है आपकी प्रतिभा, आपकी व्यक्तित्व। तो यहाँ पर हम लोग देश की चर्चा कर रहे हैं तो देश का व्यक्तित्व है वो निखरेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो विद्या या शाखा या जो भी कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो गुरु अगर उस भाव से जा रहा है तो उसको और फर्दर रिच बनाने का काम करेगा। तो हो सकता है कि ये आने वाले समय में भारत की जो समझ और जो अंदर की ज्ञान की प्रणाली है वो आगे चल के और फ्रंट में आएगा, लोग उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि अब तक बहुत कुछ अलग अलग नैरेशंस हम लोग चलाते रहे। यहाँ पर भारत की जो वैश्विक क्षमता है वो पूरा विश्व का अनुभव वो करेगा। दूसरा, गुरु जो ऐसा होता है कि गुरु के अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, उनका कार्य लोगों को मार्गदर्शन करना। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि भारत एक समय पे विश्व गुरु था, बिल्कुल, तो वो अभी एक्चुअली वो भारत का ये 1 मई से होना प्रारंभ हुआ, विश्व गुरु फिर से बनना। वाओ। और आप देखेंगे तो ये पिछले कुछ समय से जो भारत के अंदर जो बदलाव आते जा रहे हैं, और एक तो शासन कुछ अच्छे लोग कर रहे हैं, उन लोग के प्रयास भी है, सामने प्रजा भी उतने ढंग से कोऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत की जो अब तक अवगणना होती थी अब वो अवगणना होना बंद हुआ है। वैश्विक रूप से इन लोगों के पास विद्याएं थी, और अभी ये शायद हो सकता है कि भारत की आबादी भी इतनी ज़्यादा है और भारत के लोग अभी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत कुछ हिडन सीक्रेट्स जो अभी तक बाहर नहीं आ रहे थे अभी बाहर आना स्टार्ट हो गए जी, लोग शेयर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से शायद ये भी पॉसिबल है कि ये पूरे विश्व के अंदर भारत के जो ये सोशल मीडिया में ये जो डेटा ट्रांसफ़र के जो कॉस्टिंग है वो भी सबसे लघुत्तम दर पे है। तो भारत के लोग ये सोशल मीडिया का इतना उपयोग कर रहे हैं कि जहाँ पर ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट से लेके, तो जो ज्ञान आपके अंदर सालों से धरबा पड़ा था, आपके जिन्स में है, तो वो क्या है कि उनको, जैसे हम लोग पहले के समय में यज्ञ वगैरह करते थे ना, तो जब अग्नि की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसके ऊपर एक गोबर रख देते थे। नेक्स्ट डे वापस जब हवन कार्य चालू होता था तो उसके अंदर वो वापस ऊपर से गोबर उठा लिया तो अग्नि वापस वही रहती थी। तो अभी यही भारतीय लोग हैं, इनके अंदर एक समय पे समर्थ विद्या, कला सब कुछ था, वो कुछ जनरेशन से दबा पड़ा था जी। अभी वापस उनको हवा लगना स्टार्ट हुआ। तो वो अभी ये समय में भारत का जो गुरु है कुंभ राशि का शनि और वृषभ राशि का गुरु जो है, ये दोनों उत्थान के लिए कार्य करेंगे। तो वो भारत को विश्व गुरु के हिसाब से फ्रंट में लेके आएंगे। भारत अपने अब तक कहीं ना कहीं कोई कारण से अपना सामर्थ्य खो चुका था या तो एक्टिव नहीं हो पा रहा था, तो अभी हर एक व्यक्ति के अंदर वो विचार वापस पनप रहा है। दूसरा, जो आपके मूलभूत आपको संस्कार दिए थे कि परमार्थ करो, कल्याण करो, वो कहीं ना कहीं हम लोग स्वार्थ के अंदर बंधे पड़े थे। अभी लोगों ने वापस वो स्टार्ट किया है तो वो वापस प्रगति होगी। कल्याण की जो भावना है ना, वो गुरु हमेशा, गुरु प्रधान व्यक्ति का आप एक ऑब्जर्वेशन रखना कि आपके परिवार में, समाज में जो कोई व्यक्ति के लग्न में गुरु है, उस व्यक्ति के आसपास अपने आप प्रॉस्पेरिटी बढ़ते हुए आएगी। हमारे यहाँ पर तो नियम ऐसा था कि हम लोग चाय भी वो प्लेट में पीते थे, आधी कप की चाय बचा के रखते थे, अगर कोई आ गया तो उसको देना पड़े। तो वो जो भावना है, तो वो अभी गुरु फर्स्ट हाउस में आते ही वो कल्याण की भावना बढ़ेगी। ऑलरेडी मेष राशि का हर्षल अभी चालू है, आने वाले वर्षों में वो वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, तो भारत के लग्न कुंडली से हर्षल जाएगा। तो जैसे होता है ना कि एक सामने चकाचौंध करने वाली ग्लैमर, वो ऑलरेडी आने वाली है। तो आने वाले ये 2020 से लेके जो 50 तक का जो पीरियड है ना, वो भारत का स्वर्णिम काल माना जाएगा। क्योंकि ये समय पे जो प्रजा बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करके बाहर आ रही है, उनको अपने आनुवांशिक जो अच्छी बातें जो अंदर दबी पड़ी थी वो भी बाहर निकलने का प्रयास हो रहा है। तो वो अल्टीमेटली वो काम करेगा। और ऐसे आंकड़ा की माहिती तो दिखा रही है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा युवा प्रजा है। आज आप समझो, मैं अपने माता पिता को बहुत मैंने प्रयास किया, लेकिन उनको मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी सिखा नहीं पाया, उनका हाथ नहीं बैठ रहा था। अभी की जनरेशन ऐसी है कि जो टेक्नोक्रेट्स के साथ चल रही है।
तो ये सारे गैजेट्स जो है उनको ऑपरेट करने पता है, और भारत के पास ये सबसे ज़्यादा युवा धन होने से ये विद्या आत्मसात करने से वो जो काम करना चाहते हैं उससे भी और प्रचंडता से काम करेंगे तो उसका आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। ज़रूर। ऐसा है कि यहाँ पर ये आपकी युवा शक्ति के अंदर योग्य समय पे उचित संस्कार और सभ्यता का मार्गदर्शन दिया गया तो भारतीय प्रजा को कोई पीछे पछाड़ नहीं सकता। ऑलरेडी पिछले कुछ वर्षों से हम लोग ने अनुभव लिया है कि भारत के ही बच्चे हैं वो दूसरे वर्ल्ड की अलग अलग कंपनी में CEO बन के अलग अलग सेवा दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बन के दे रहे हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बन के भी दे रहे हैं। तो ये आपके अंदर मूलभूत वैश्विक जो चेतना शक्ति है वो ऑलरेडी थी, उनको आउटलेट नहीं मिला था। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारा एजुकेशन फोरम पिछला एक नज़रिया ऐसा रहा था कि आपको वही वस्तु दे रहे थे। अभी बच्चों को प्रॉस्पर होने के लिए अगर हम लोग वो एक गाइडलाइन देंगे तो ऑब्वियसली वो आपको रिजल्ट देने वाला है। और अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे गवर्नमेंट के तरफ से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से। वो आने वाले समय में गुरु ऐसा है कि एक बार आप योग्य समय पे फसल लगाते हो तो आपने एक दाना फसल के बीज के रूप में बोया, प्रकृति आपको अनेक गुना रिटर्न करेगी। वही सेम भारत के लिए होगा। ओके, सो केतन जी, आप मुझको ये बताइए कि आज के पॉडकास्ट में आपको कैसा अनुभव मिला और आप क्या साझा करना चाहते हैं क्लोजिंग नोट पे? आपके सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी सूचित करना चाहूँगा कि ये ज्योतिष विद्या ऐसा नहीं है कि भाई मैं सबकी पत्रिका देखूं या आपका भविष्य बताऊं। ये विद्या ना मेरी कोई मोनोपोली है, ये विद्या आप सभी लोग सीख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक घरेलू स्वास्थ्य विज्ञान होता था, और घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो हम लोग अमुक प्रकार के औषध दे के उसको ठीक करते थे। तो ये विद्या भी ऐसी है कि वो हर घर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत सब लोग जानकारी रखें अपने ग्रह नक्षत्र स्थिति की। और पहले के समय में तो हर एक धार्मिक उच्चारण के समय पे हम लोग पंडित जी बताते कि आपका गोत्र का उच्चार कीजिए, तो आप गोत्र का उच्चार करते थे तो उसके आपके हाथों से वो दान करवाते थे या कोई संकल्प करवाते थे, बराबर। हम लोग कालक्रम से इतने पतित होते गए कि हमें गोत्र भी याद नहीं रहा, और बहुत सारे लोगों की समस्या है कि गोत्र याद नहीं है। तो हम लोग इतना तो बोल सकते हैं कि आपका जो नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का उच्चारण कीजिए कि भाई मैं अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, आज मैं लोक कल्याण के लिए या तो कोई शुभ कार्य के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ, या धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, या अपने बच्चों के संस्कार कर रहा हूँ। तो वो संकल्प जैसे आप लेते हो तो वो आपका पुण्य या तो आपका जो है वो आपके खाते में ही होता है। जैसे आपके पास इधर एप्पल का डिवाइस है या तो एंड्रॉयड का डिवाइस है, बराबर, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकता, वो आपका प्रोटेक्टेड पासवर्ड पूछते हैं, बराबर। तो ये ऐसी है कि प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था है। ज्योतिष अगर आप घर घर तिथि नक्षत्र योग करण, ये हमारी मूलभूत प्रथा है, उनका अध्ययन करना। और मंदिरों में तो भगवान की पूजा में भी वो सुबह का पंचांग बोला जाता है। आपको पंचांग रटने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर या अपने देवस्थान जाते हो, देरासर जाते हो, तो वहाँ पर अपने परमात्मा की पूजा में आज का नक्षत्र का उच्चारण किया जाता है। वो धीरे धीरे सुनते गए तो आपको पंचांग बाय हार्ट होते जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ध्यान में आते जाएंगे। तो वो अगर होते गया तो आप अपना खुद का कल्याण कर सकते हो। और दूसरा, ऑब्जर्वेशन टेक्निक से जो आपके लिए टफ टास्क है, जो दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है, उस दिन आपको जोखम नहीं करना है। जो फेवरेबल दिन है उस दिन आप ज़्यादा लोड ले सकते हो। तो हम लोग आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि लोग ये विद्या को पढ़ें, प्रसारित करें। और हमारे भारत में अलग अलग गांव स्टेट वाइज कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह है, इस विद्या को पढ़ाते हैं। वहाँ पर जाके आत्मसात करें। एस्ट्रोनॉमी भी पढ़े। अभी तो बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं लेकिन स्काई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट रात के समय पे जैसे शाम ढल जाती है तो हर कोई व्यक्ति अपने टेरेस पे या बिल्डिंग सोसाइटी के कंपाउंड में नित्य आकाश दर्शन करे। तो हम लोग में एक सुंदर कहावत है, जो प्रजा नित्य रूप से आकाश दर्शन नहीं करती वो आने वाले समय में पराधीनता स्वीकार करती है। और वो आज का थंब रूल है। जो कंट्री ने सैटेलाइट सिस्टम अपने कंट्रोल में रखा है वो विनिंग स्टेज में है, और जो कंट्री के पास अपने खुद के सैटेलाइट नहीं है वो पराधीन है। तो ये अगर हम लोग सैटेलाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग अपने बच्चों को खगोल विद्या में, इस विद्या में पीछे क्यों रहने दें। बिल्कुल, क्योंकि ये ज्योतिष तो कोई एक ज्योतिष होगा वो 25-50 लोगों का कार्य करेगा।
जब हमारे खुद के ही बच्चे अपना आकाश खुद ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट्स है उसको डिटेन करेंगे, और ज्योतिष का खाली काम क्या है कि वो आकाश में घटित होने वाले अच्छे बुरे जो मोमेंट्स है उसको चार्ट में प्लॉटिंग करके उनमें से अनुमान लेने का प्रयास करते हैं। हम ना किसी का भविष्य बिगाड़ रहे हैं ना सुधार रहे हैं, हमें तो वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक करनी है, और जो अगर आपने कड़वा या अच्छा अनुभव लिया है वो आप दूसरों को शेयर करो तो लोग और प्रॉस्पर होंगे। ओके, सो केतन जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही जितने भी आपके पास प्रश्न लोग लेके आते हैं उनकी सहायता करते रहिए। जरूर जरूर, धन्यवाद।